एग्जाम को समझना और एग्जाम की डिमांड को पूरा करना, और एक सिलेबस को समझना और सिलेबस की डिमांड को पूरा करना है, दो काम आपको करना है। कई बार हम जो लेक्चर देते हैं उसमें एक चीज पे और जोर होता है कि सर्विस की डिमांड को समझना और उसकी तैयारी करना, ये बिल्कुल अलग चीज है। सर्विस की डिमांड को समझना और फिर तैयारी करना बिल्कुल अलग चीज है, और एग्जाम और सिलेबस की डिमांड को समझना और उसकी तैयारी करना बिल्कुल अलग चीज है। तो एग्जाम और सिलेबस पे फोकस करके भी सफलता पाई जा सकती है, चाहे सर्विस को आपने ना भी समझा हो। हम यहाँ जो क्लास लेते हैं उसमें सर्विस पे बहुत ज्यादा जोर देते हैं ताकि आप सफल हो जाएं, तो कम से कम अच्छे से सर्विस करें। लेकिन बहुत कम प्रतिशत होता है जो लोग हमारी बात को मानते हैं, वो भी 95% लोग सर्विस के 10वें साल में 15वें साल में जाकर के अपने आप को बदल लेते हैं और उसी डर्रे पे हो जाते हैं जैसे दूसरे लोग हैं। केवल 5% लोग पूरी जिंदगी शायद रह पाएंगे। उसका कारण ये होता है कि 15-20 साल के बाद वो अपने प्रतिद्वंदियों को देखते हैं, अपने साथ वालों को देखते हैं कि वो कंप्रोमाइज करने लगा। खास करके जब अधिकारियों के बच्चे कॉलेज में आने लगते हैं, स्कूल में 9वीं 10वीं में आ जाते हैं, मेडिकल की सीट की चिंता होने लगती है या बड़े कॉलेज की चिंता होने लगती है, तो बड़ा अमाउंट दिखता है कि करोड़ों रुपए खर्च होंगे, लाखों रुपए खर्च होंगे। और जब वो अपना बैंक बैलेंस देखता है तो उसको लगता है कि उसने तो कुछ कमाया नहीं इस तरह से, और उसके साथ के कुछ लोगों ने करोड़ों रुपए बना लिए हैं, चाहे वो जमीनों में इन्वेस्ट कर दिया है, कुछ भी किया है। तो वो अपनी सर्विस वाले इंटरेस्ट को भूल करके फिर वो भी जुट जाता है कि मेरे पास 4-5 साल बचे हैं। लड़की होती तो लड़की की शादी की चिंता सताने लगती, लड़के के करियर का चिंता सताने लगती। लड़की को भी पढ़ाना है तो अच्छा कॉलेज चाहिए, लड़के को भी पढ़ाना है तो अच्छा कॉलेज चाहिए। तो ये जो हमारे समाज की ढांचा है ना कि लड़की की शादी में बहुत ज्यादा खर्च होंगे, लड़कों को महंगे कॉलेज में अच्छे स्कूल में पढ़ाओ, ये सोच सोच के बहुत सारे लोग अपना रास्ता बदल लेते हैं। और मैं कहूंगा कि वो अत्याचार करने लगते हैं, नहीं अत्याचार नहीं करने लगते, लेकिन रास्ते खोजने लगते हैं। आम जनता को परेशान नहीं करते, लेकिन कहीं न कहीं पैसा कमाने के रास्ते ढूंढने लगते हैं और फिर उनके वो लोग मिल भी जाते हैं उस प्रकार के। तो यहाँ मैं ये कहना चाह रहा था कि यदि सर्विस को टारगेट करके सर्विस की डिमांड को पूरा करते हुए आप तैयारी करेंगे तो भी बहुत सारे लोग आगे जाके बदल जाते हैं और सफलता के प्रतिशत जो है वो कम रहते हैं, क्योंकि सर्विस को टारगेट करते हैं तो एग्जाम और सिलेबस जो है वो थोड़ा सा डाइवर्ट हो जाता है। चौथे पेपर में जरूर, निबंध में और फोर्थ में और इंटरव्यू में थोड़े ठीक मार्क्स आते हैं, लेकिन ऑप्शनल में और दूसरे पेपर में वो पिछड़ जाता है क्योंकि उसने एग्जाम और सिलेबस को टारगेट नहीं किया। तो आप बैलेंस कर सकते हैं। यहाँ हमारे से पढ़ने वाले लोग थोड़ा सा एग्जाम आने से पहले, खास करके 2-3 महीने पहले, एग्जाम और सिलेबस को फोकस कर सकते हैं। अब यहाँ दो चीजों में मैं आपको फोकस करने के लिए कह रहा हूं कि एग्जाम ओरिएंटेड और सिलेबस ओरिएंटेड। एग्जाम की डिमांड दूसरी है, सिलेबस की डिमांड दूसरी है। दरअसल ये जो परीक्षा होती है ये 30% सिलेबस ओरिएंटेड होती है, 70% में से 60% फिर एग्जाम ओरिएंटेड होती है और 10% सर्विस ओरिएंटेड होती है। खास करके प्रीलिम्स, मेंस में फिर बदल जाता है। प्रीलिम्स की परीक्षा में प्रश्नों का स्वरूप कैसा होगा? क्वेश्चंस पहला तो हो जाएगा एग्जाम पहला तो हो जाएगा सिलेबस ओरिएंटेड, ओनली 30 to 40%। 30 to 40% क्वेश्चन सिलेबस ओरिएंटेड होंगे। जिस सिलेबस को आप देख रहे हैं उनसे मिलते जुलते प्रश्न मिलेंगे, लेकिन 60% क्वेश्चंस या 50% क्वेश्चंस ऐसे होंगे जिनका सिलेबस से कोई लेना देना नहीं है, लेकिन इस एग्जाम की डिमांड है। तो एग्जाम सिविल सर्विसेज की है, इसलिए वो एग्जाम को तो जस्टिफाई कर देंगे,
लेकिन सिलेबस को जस्टिफाई नहीं कर पाएंगे। और 10% ऐसे होंगे जो सर्विस ओरिएंटेड होंगे, यानी सर्विस की डिमांड है, जबकि एग्जाम और सिलेबस में वो मैच करता हुआ नहीं दिखता। मेंस में थोड़ा बदल जाता है, मेंस में उल्टा हो जाता है, 60% पार्ट सर्विस ओरिएंटेड हो जाता है, 30% एग्जाम ओरिएंटेड हो जाता है और 10% सिलेबस ओरिएंटेड हो जाता है। कुछ बात समझ में आई? तो वहां सर्विस को बहुत इंपॉर्टेंस दिया है, क्योंकि फोर्थ पेपर तो पूरा सर्विस ओरिएंटेड है, निबंध पूरा सर्विस ओरिएंटेड है। और इंटरव्यू में फिर चेंज हो जाता है, 70-80% सर्विस ओरिएंटेड हो जाता है इंटरव्यू, और 20% आपका एग्जाम ओरिएंटेड और 10% सिलेबस। उसका तो कोई सिलेबस होता नहीं, फिर भी सिलेबस के हिसाब से। तो आप लोग तीनों रेंज को आप लोग बैलेंस करना सीखिए। प्रीलिम्स क्रॉस करते समय में आपको सिलेबस और एग्जाम पे ज्यादा फोकस करना पड़ेगा, खास करके एग्जाम। ठीक है, क्योंकि सर्विस ओरिएंटेड यहां आप नहीं रह पाएंगे, यहां ओनली 10% वेटेज ही मिलेगा आपको, तो उल्टा है। तो सिलेबस ओरिएंटेड और एग्जाम ओरिएंटेड कैसे रहा जाए, क्या किया जाए, तो वो हम लोग अभी आपको बता रहे। एग्जाम ओरिएंटेड का मतलब ये होता है कि वो टेक्स्ट बुक, एनसीईआरटी और इनसे नहीं होता, वो एक जनरल समझ से होता है, जनरल अंडरस्टैंडिंग होती है। जैसे दुनिया भर में मेटल्स का अब एक दुनिया आने वाली है, करंट अफेयर्स का क्वेश्चन है। पहले हम लोग पेट्रो स्टेट्स कहते थे, जो पेट्रोलियम स्टेट्स होते थे उनको पेट्रो स्टेट्स कहते थे, इसलिए वो करंट अफेयर्स से जुड़ा हुआ होता है, सीधा करंट अफेयर्स नहीं होता। तो एक युग था 1945 से पहले, सेकेंड वर्ल्ड वॉर से पहले। सेकेंड वर्ल्ड वॉर से पहले भाप का इंजन चलता था, कोयले का इंजन। तो कोल की डिमांड थी पूरी दुनिया में, कोल ही सब कुछ था, और कोयला जहां ज्यादा होता था दुनिया उसी से संचालित होती थी, और जिसके पास ज्यादा कोयला वो दुनिया का सुपर पावर, क्योंकि करेंसी भी उसी के पास ज्यादा, सबसे ज्यादा पैसा उसके पास, ऊर्जा का भंडार उसके पास बहुत बड़ा। लेकिन सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद में पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स जो है वो बाहर आए, और तेल के कुएं बनने लगे, और दुनिया भर में इंटरनल कंबशन इंजन की शुरुआत हुई। तो पेट्रोल और डीजल जो है ऊर्जा के रूप में उपयोग में आने लगे। तो एक नए सुपर पावर का जन्म हुआ, वो थे इलेक्ट्रो स्टेट। कोल स्टेट से कहां चला गया, इलेक्ट्रो स्टेट। उस समय में किंग कोल बोलते थे, जो स्टेट्स होते थे कोल जहां ज्यादा होता था उनको किंग कोल कहा जाता था। बाद में आ गए पेट्रो स्टेट्स। तो वो जो आप अबू धाबी, दुबई, यूनाइटेड अरब अमीरात, ये सब आप जो बोलते हो, ये सारे ओपेक कंट्रीज, और उनके पास जो ऊंट चराने वाले सामान्य लोग थे, इधर उधर घूमते रहते थे, खाना बदोश थे, वो सब रईस हो गए। और आज आप दुबई का फोटो वगैरह देखो, आप वीडियो देखो, तो आपको पता चलेगा कि कितना डेवलपमेंट है और कितने बड़े बड़े शहर हैं, जबकि वो रेगिस्तान हुआ करता था और ऊंट घूमते थे और खाने को नहीं मिलता था। आज वो कहां पहुंच गए। तो ये पेट्रो स्टेट की दुनिया हुई, और उन्होंने लगभग 70 साल राज किया, 70-80 साल जो है अभी भी उन्हीं का राज है देखा जाए तो। लेकिन अब आया है कि नहीं, पूरी दुनिया ने कुछ कमिटमेंट किए हैं, पेरिस डील से कमिटमेंट हुए हैं, और जब से क्योटो प्रोटोकॉल आया था और तमाम, कि हम दुनिया को इतना गर्म नहीं होने देंगे। और सबने संकल्प लिए कि अब जीरो एमिशन की तरफ जाएगा, और 2030 तक, 2050 तक तो बिल्कुल हम कार्बन फ्री कर देंगे दुनिया को, तब जाकर के शायद हम दुनिया को बचा पाए ग्लोबल वार्मिंग से। तो उसके लिए हम ऑल्टरनेट ढूंढेंगे एनर्जी का, रिन्यूएबल एनर्जी पे जाएंगे। और रिन्यूएबल एनर्जी में विंड और सोलर की जब बात करते हैं तो सबसे बड़ी प्रॉब्लम आती है स्टोरेज की। स्टोरेज कैसे करेंगे? और यदि हम
इंजन की बात करें तो हम कहेंगे कि नहीं, हम इलेक्ट्रिक कारें बनाएंगे, ईसी व्हीकल्स पे जाएंगे, और इलेक्ट्रिक कार्स होगी, इलेक्ट्रिक व्हीकल्स होंगे। तो इलेक्ट्रिक व्हीकल्स के लिए लिथियम, निकल, कॉपर, सिल्वर, ये सब जो मेटल्स है, अब मेटल्स इंपॉर्टेंट होने वाली हैं, इसलिए अब जो स्टेट्स बनेंगे वो होंगे इलेक्ट्रो स्टेट्स। सो कोल स्टेट्स से रिफॉर्म जो है मॉडिफिकेशन कहाँ आया, पेट्रो स्टेट्स, देन इलेक्ट्रो स्टेट्स। तो ये जो शिफ्ट है ना, ये ट्रांजिशन पीरियड चल रहा है अभी 2021 से लेके 30, और आप 22 में एग्जाम दोगे, 23 में दोगे, तो अब आपके क्वेश्चंस की समझ अपने आप आ जाएंगे। आपके एक या दो प्रश्न अब इस आधार पे होंगे। अब आप उस चीज को, आपको हवा को पहचानना पड़ता है, इसको बोलते हैं एग्जाम ओरिएंटेड क्वेश्चंस। ये हो गए एग्जाम ओरिएंटेड। निकल दुनिया में सबसे ज्यादा कौन से देश में है, कॉपर दुनिया में सबसे ज्यादा कौन से देश में है, इसका मतलब अब वो सुपर पावर बनेंगे, क्योंकि ये तो एक ज्योग्राफिकल लॉटरी है। तो ये मुश्किल से 10 देश ऐसे हैं जहां 90% रिसोर्सेज भरे पड़े मेटल्स के, केवल 10 देशों में, जिसमें कॉन्गो जैसा देश भी है, अफ्रीका के गरीब देश भी हैं, साउथ अमेरिका के चिली, तांबा, और मेक्सिको, और ये जो देश हैं, ऑस्ट्रेलिया के पास बहुत बड़े भंडार हैं, चीन। और सबसे बड़ी बात है कि जितने भी देश हैं सारे के सारे ऑटोक्रेसीज हैं, डिक्टेटर्स बैठे हुए हैं, डेमोक्रेसी नहीं है। और अभी जो पेट्रो स्टेट्स है वो भी डेमोक्रेसी नहीं है, ठीक है। तो कुल मिलाकर के ऑटोक्रेट्स के हाथों से पावर जाकर के फिर से ऑटोक्रेट्स के हाथों में जाने वाली है, डेमोक्रेसी के पास नहीं है। इंडिया के पास कुछ नहीं है, हमारे पास कोयला है, और कोयले की दुनिया 1945 से पहले की थी। तो हम पेट्रोलियम के समय में भी स्ट्रगल कर रहे थे, और फ्यूचर में भी स्ट्रगल करेंगे इस रिसोर्सेज के मामले में। इस लॉटरी में हम अनलकी हैं, लकी लोगों की लॉटरी होती है। अब किसकी जमीन के नीचे क्या है और कौन सा चीज जो है वो इंपॉर्टेंट हो जाएगा फ्यूचर में, ये हमको नहीं पता। तो एनर्जी के मामले में अब आपको थोड़ा सा मैं बता रहा हूं, अब ये सिलेबस ओरिएंटेड नहीं है, और ना ही ये सिलेबस ओरिएंटेड है, ना ही ये सर्विस ओरिएंटेड है, ये एग्जाम ओरिएंटेड। ये इस एग्जाम की डिमांड है कि आपको ऐसे क्वेश्चन पता होना चाहिए, क्योंकि एनर्जी क्राइसिस होने वाला है, एनर्जी के समय में ट्रांजिशन चल रहा है, और आप यदि इस हवा को नहीं पहचान पाए तो आप सिविल सर्विसेज कैसे पकड़ोगे। तो ये जो इस टाइप का एक्सपर्टीज चाहिए, ये इस एग्जाम की डिमांड है। अंतर समझ में आया क्वेश्चंस का। तो प्रीलिम्स की जो परीक्षा है वो वही व्यक्ति जीत पाता है जो एग्जाम ओरिएंटेड क्वेश्चंस को कैच कर लेता है। तो इसलिए करंट अफेयर्स का रोल बहुत बड़ा ज्यादा हो जाता है। आप कहोगे नहीं करंट अफेयर्स से कहाँ पूछा, उसने तो ज्योग्राफी से प्रश्न पूछा था कि निकल कौन से देश में सबसे ज्यादा है रिसोर्सेस। अरे भैया, रिसोर्स ज्यादा है तो यही तो प्रश्न है ना करंट अफेयर्स का, क्योंकि ये 2021 से 30 तक का करंट अफेयर्स है, बल्कि 2050 तक का करंट अफेयर्स है। क्योंकि ये जो मेटल्स जिसके पास होंगी, ये रिसोर्सेज जिसके पास होंगे, वो राज करेंगे। तो ये तो अगले 30 साल के लिए करंट अफेयर्स हो गया ना, तो आपको समझ में आना चाहिए। ऐसे प्रश्न ढूंढना सीखो, आप जीत जाओ। अब ये समझाना बड़ा मुश्किल है, ये वाली चीज मैंने एक उदाहरण देकर समझाया। इसके आर्टिकल पढ़ो। अभी हम लोग हमारी क्लास में एक आर्टिकल पढ़ा रहे थे, उसमें आया था रिसोर्स कर्स, श्राप लगा होता है रिसोर्स के साथ, क्योंकि अधिकांश गरीब देश हैं और अचानक से मुद्रा बहुत तेज गति से आएगी, तो इतनी तेज गति से डॉलर की इनकमिंग होगी तो उस डॉलर को ये देश संभाल पाएंगे, क्योंकि नेतृत्व तो कुशल नहीं है, तो करप्शन होगा। जैसा श्रीलंका में भाइयों ने करप्शन कर लिया, गोटाबाया राजपक्षे और राजपक्षे ब्रदर्स ने, तो श्रीलंका की हालत क्या हो गई। तो जो कंसंट्रेशन होगा वेल्थ का, और वो जिस समय में सरकार के पास आएगा, तो पात्रता भी चाहिए ना। पात्रता नहीं है आपके पास, तो केवल मेटल्स हैं, और उन मेटल्स को खरीदने के लिए दुनिया भर के लोग आपके पास डॉलर फेंकेंगे, तो उसको यूटिलाइज करने की हिम्मत होनी चाहिए, खर्च करने की हिम्मत होना चाहिए।
देश का इंफ्रास्ट्रक्चर बनाने की, करप्शन बढ़ेगा। तो एक सेकंड प्रॉब्लम ये आएगी कि ये रिसोर्सेज जिन भी देशों के पास है उनके ऊपर श्राप भी लिखा हुआ है, उसको बोलते हैं रिसोर्स कर्स, यानी कि संसाधनों का श्राप। अब यूनाइटेड अरब एमिरेट्स और जो हम दुबई, अबू धाबी और शारजा और इन सब की बात करते हैं, तो इन्होंने तो मेंटेन किया और इतने सालों में तेल के कुएं खोदते गए और ओपेक बनाया और उसको मैनेज किया और पैसा आया, तो उससे प्रॉस्पेरिटी भी आई और वो सब हुआ। लेकिन कई देश ऐसे हैं जहां पर बिल्कुल भी लिटरेसी नहीं है, ऑलरेडी करप्शन बहुत ज्यादा है, भुखमरी बहुत ज्यादा है, नेपोटिज्म बहुत ज्यादा है, क्योंकि इन रिसोर्सेज से जुड़े हुए जो दूसरे और बहुत सारे कॉन्ट्रैक्ट्स होंगे वो किनको दिए जाएंगे? उनके रिश्तेदारों को दिए जाएंगे जो वहाँ ऑफिसर्स होंगे। तो आप लोगों को ये जो नए जमाने की मेटल्स है इनकी एक लिस्ट बनानी है और उनका इम्पोर्टेंस देखना है। लिथियम दुनिया भर में किसके पास ज्यादा है? तो डेफिनेटली चाइना के पास बहुत सारी चीजें हैं, ठीक है, लेकिन चाइना ने बहुत सारी चीजें इकट्ठी भी कर ली, ऑस्ट्रेलिया से स्टील और बहुत सारा कोयला और ये सब चीजें उसने ऑस्ट्रेलिया से खरीद के अपने पास इकट्ठा भी कर लिया, ठीक है। ऑस्ट्रेलिया के पास भी बहुत कुछ है, ऑस्ट्रेलिया डेमोक्रेसी है और उसके पास बहुत कुछ है, ऑस्ट्रेलिया ने यूज किया। देखिए ऑस्ट्रेलिया ने डेमोक्रेसी होने की वजह से ये जितने भी रिसोर्स है तो वो श्राप ऑस्ट्रेलिया को लगा नहीं, बल्कि उसने अपना विकास किया। ऐसा कोंगो कर पाएगा क्या? ऐसा साउथ अमेरिका के देश कर पाएंगे क्या? जो ऑटोक्रेसीज हैं वो किस तरह से करेंगी? क्या वो जो तानाशाह है, वो जो डेस्पोट है, वो कोई निरंकुश व्यक्ति इन सब चीजों को मेंटेन कर पाएगा? वो लोभ का कंट्रोल कर पाएगा अपने परिवार वालों को देने के बजाय जनता के लिए, लोकतंत्र के लिए, सब लोगों के विकास के लिए, सबका साथ सबका विकास कर पाएगा? तो ये सब चीजें हैं। तो ये फ्यूचर के क्वेश्चंस होंगे कि अब नए प्रकार के अमीर बनेंगे दुनिया में, नए प्रकार के देश जो हैं वो पावरफुल कंट्री बनेंगे, तब वो दुनिया भर में डेमोक्रेसी को बचाने के लिए काम कर पाएंगे। रशिया जिस तरह से पतन हो रहा है, रशिया जा रहा है एक तरह से, क्योंकि कमजोर रशिया जो एक मजबूत चाइना को उभारेगा इस क्षेत्र में, और वो ऑलरेडी बहुत पावरफुल है और अमेरिका से बहुत दूर भी है, तो अमेरिका क्या उसको सबक सिखा पाएगा? तो ऐसा कमजोर रशिया और मजबूत चाइना वाला जो एशिया है उसमें भारत का रोल क्या होगा? तो ये बहुत सारे जो है वो प्रश्न उठेंगे अपने, और खास करके भारत के चारों तरफ की जो टेरिटरी में जो कमजोरी फैलती जा रही है, श्रीलंका और सब जगह, पाकिस्तान की अनस्टेबिलिटी और वो सब, और एक कमजोर अफगानिस्तान, अनस्टेबल अफगानिस्तान, इन सब के क्या इम्पैक्ट होंगे? और अकेला मजबूत भारत होगा और बाकी सब, मान लीजिए आपके घर के आसपास आपका एक अच्छा मकान हो और बाकी सब लोग जो है वो हैंड टू माउथ हो जाएं और उठाई गिरे टाइप हो जाएं, तो क्या आप चैन से रह पाएंगे? आप ताला लगा के जा सकते हैं? या अच्छी सोसाइटी कहे जाते हैं, बल्कि एक जैसे कई सारे मकान होंगे और वो कॉलोनी हो तो वो ज्यादा सुरक्षित लगती है। कवर्ड कैंपस लोग क्यों पसंद करते हैं? तो सबके एक ही साइज के मकान होते हैं, एक ही रेंज होती है, इनकम ग्रुप भी लगभग एक जैसा होता है, और बाहर है गार्ड बैठा रहता है, तो सुरक्षित सा महसूस होता है। हालांकि वहां पे भी चोरी होती है, लेकिन कोई ऐसा हो जहां जबरदस्त असमानता हो, वहां आपका मकान हो, तो वहां खतरे कितने होते हैं? तो सीमाएं यदि हमारी सुरक्षित नहीं है, पड़ोसी अगर सुखी नहीं है, तो डेफिनेटली हम भी सुखी नहीं रह सकते, वो हमको रहने नहीं देंगे, क्योंकि वो बहुत जल्दी दुश्मनों के चक्कर में पड़ जाएंगे, दुश्मन उनको अपने चक्कर में डाल लेंगे, क्योंकि अनस्टेबल है। तो ये जो न्यू ग्लोबल ऑर्डर जिसको बोल सकते हैं, आप लोग सर्च करेंगे न्यू ग्लोबल ऑर्डर, तो उसके नाम से बहुत सारी चीजें अब पूरी दुनिया में बदल रही हैं, बहुत तेज गति से बदल रही हैं। न केवल ऊर्जा के रूप में बदल रही हैं, बल्कि एजुकेशन के रूप में भी बदल रही हैं, टूरिज्म के रूप में भी बदल रही हैं, पावर शेयरिंग के हिसाब से भी बदल रही हैं, और डेमोक्रेसी ऑटोक्रेसी के हिसाब से भी बहुत कुछ चीजें बदल रही हैं। तो इस बदलती हुई दुनिया में परीक्षाओं के स्वरूप भी बदलेंगे और परीक्षाओं के क्वेश्चंस भी बदलेंगे। तो जो मैं एग्जाम की डिमांड जो बोल रहा था वो बदलती रहती है, बड़ी डायनेमिक है।
और वो करंट अफेयर से जुड़ी हुई होती है। तो आपको उस हवा के रुख को पहचानना आना चाहिए। जो बच्चा पहचान लेता है वो इस एग्जाम में आगे रहता है। यहाँ सर्विस ओरिएंटेड बात हम नहीं कह रहे, आपकी भावनाओं पे नहीं जा रहे कि आप फ्यूचर में ईमानदार रहेंगे बेईमान रहेंगे, वो एक अलग मैटर है। वो 10% मैटर करता है प्रीलिम्स में, हम अभी उसकी बात ही नहीं कर रहे। अब वो हम मेंस के टाइम तैयारी कराएंगे तब बात करेंगे। अभी हम उस मुद्दे को नहीं छू रहे। अभी हम सिलेबस को इसलिए नहीं छू रहे क्योंकि सिलेबस हमारा पुराना बना हुआ है और एग्जाम तो नई नहीं होती है। तो सिलेबस, कई बार वो सिलेबस को दो तरह से ताक में रखता है। जो करंट में नहीं हो रहा लेकिन फ्यूचर में हो सकता है, उसकी संभावना तलाशता है कि जो फ्यूचर में हो सकता है वो बच्चे को पता है कि नहीं, कॉम्पिटिटर को। एग्जाम देने वाले को फ्यूचर में होने वाली चीजें आभास होने लगी कि नहीं। जैसे बारिश होने से पहले एक खुशबू आने लगती है पानी की, मिट्टी की, और हम बोलते हैं नहीं बहुत तेज बारिश होने वाली है आज, तो एक अलग ही हवा चलने लगती है, गंध सी आने लगती है, पानी की गंध आती है। वो इसको पता है कि नहीं, इस स्टूडेंट को पता होना चाहिए क्योंकि ये सिविल सर्विसेज की तैयारी कर रहा है। एक तो वो होता है। एक दूसरा होता है कि इतिहास में बहुत सारी ऐसी घटनाएं हुई जिन्होंने बहुत कुछ बदल के रख दिया, और इस बच्चा ये समझ पाता है कि नहीं, उसको इसको याद है कि नहीं, सेकेंड वर्ल्ड वॉर याद है कि नहीं, ग्रीन रिवॉल्यूशन इसको याद है कि नहीं, श्वेत क्रांति हुई थी वर्गीस कुरियन के टाइम पे, वो याद है कि नहीं, बैंकों का राष्ट्रीयकरण हुआ था, ये याद है कि नहीं, भारत ने पाकिस्तान को तोड़ करके बांग्लादेश बना दिया था, ये इनको समझ में आता है कि नहीं। तो जिनको 50 साल हो रहे हैं, 100 साल हो रहे हैं, 25 साल हो रहे हैं, ऐसे बहुत सारी घटनाएं हैं जिनकी हम शताब्दी मना रहे हैं, गोल्डन जुबली, सिल्वर जुबली हम लोग करते हैं। तो ये घटनाएं भी आपसे वो समय समय पे पूछता रहता है। एक तो बहुत फ्यूचर की चीजें आपको आभास में होनी चाहिए, और पुरानी चीजें भी याद होनी चाहिए जो माइलस्टोन रही हैं। ये है एग्जाम की डिमांड। और सिलेबस को पढ़ना, जनरल साइंस लिखा है तो अब जनरल साइंस में क्या पढ़ लोगे, वहां 2 शब्द लिखे हैं, जनरल और साइंस। अब जनरल साइंस को कैसे पढ़ लोगे आप, क्या पढ़ लोगे जनरल साइंस में? तो सिलेबस से जुड़े हुए 30% क्वेश्चंस, 40-60% क्वेश्चंस किसके हो गए आपके, इसके। तो 10% क्वेश्चन ही आपके सर्विस ओरिएंटेड, जो आपको आपकी भावनाओं को बाहर निकालने में कामयाब होता है, खास करके पॉलिटी के क्वेश्चंस, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ वेल्थ टाइप के। क्या आप अडानी अंबानी की तरफ हो या आम जनता की तरफ हो? फिर आप कहोगे नहीं नहीं कॉन्सेंट्रेशन ऑफ वेल्थ तो नहीं होना चाहिए। ये सर्विस ओरिएंटेड क्वेश्चन, वो जो क्वेश्चन है वो पॉलिटी का नहीं है बल्कि वो सर्विस का क्वेश्चन है, क्योंकि सर्विस में जाके आप यही करने वाले हैं। और वहां पे भी कुछ लोग बच्चा खा जाता है। ऐसे कैसे गरीबों का करते हैं, मेहनत करेंगे तो खाएंगे, और फ्री में क्यों दे दें, हमारे बाप का है, हम लोग टैक्स देते हैं, हमारे पिताजी मेहनत करते हैं तब जाके वो टैक्स दे पाते हैं, तो तुम खा जाओगे फ्री में। तो फोटो तो मोदी जी का देखना ही होगा आपको क्योंकि फ्री में खा रहे हो तो जो दे रहा है उसका फोटो नहीं छापेंगे, ऐसा। तो इस प्रकार की भावनाएं रखने वाले वो 10% क्वेश्चंस में गच्चा खा जाते हैं। और मेंस में वो बहुत बुरी पिटाई होती है उनकी, क्योंकि वहां क्वेश्चंस 40% तक, 50% तक पहुंच जाते हैं कभी कभी। तो ऐसे बच्चे मेंस में बहुत पिटाई खाते हैं और इंटरव्यू में फंस जाते हैं, लेकिन प्रीलिम्स को निकाल ले जाते हैं क्योंकि प्रीलिम्स में ज्यादा वेटेज नहीं है ऐसे क्वेश्चंस का। लेकिन 10% यहाँ पे भी आ जाता है। एग्जाम ओरिएंटेड क्वेश्चंस कौन से बताए मैंने, एग्जाम को फोकस करने वाले जो अभी बताए। वो सिलेबस को पढ़ के नहीं होता, उसको लगता है कि अगर कोई आईएएस बनता है तो उसको ये पता होना चाहिए, बस। ये एग्जाम ओरिएंटेड, एग्जाम की डिमांड है क्योंकि आईएएस की एग्जाम। तो आप ढूंढो, ये तो बहुत सारी बड़ी चीजें हो सकती हैं, बहुत चीजें हो सकती हैं जो इस एग्जाम की डिमांड है। जैसे पर्यावरण को बचाने वाली बात है, टाइगर को बचाने वाली बात है, तो प्रोजेक्ट टाइगर से जुड़ा हुआ क्वेश्चन आएगा तो वो एग्जाम को वाला क्वेश्चन, सिलेबस का नहीं। सिलेबस में इन्वायरमेंट इकोलॉजी लिखा हुआ है, लेकिन वहां पर यदि प्रश्न आता है कि ये बताइए कि इकोलॉजिकल नीश क्या होता है, या फिर निम्न में से बायोम कौन सा है, तो वो प्रश्न किसका है, सिलेबस ओरिएंटेड।
प्रोजेक्ट टाइगर की शुरुआत कब हुई थी? सिलेबस ओरिएंटेड, ठीक है। लेकिन प्रोजेक्ट टाइगर की वजह से कितने प्रतिशत टाइगर्स की बढ़ोतरी हुई, ये एग्जाम ओरिएंटेड होता है, सिलेबस ओरिएंटेड। यानी प्रोजेक्ट टाइगर की सफलता, प्रोजेक्ट टाइगर की शुरुआत का वर्ष अलग चीज है, क्यों वो आपने रट लिया, प्रोजेक्ट टाइगर पढ़ने गए थे वो रट लिया। लेकिन इस एग्जाम का प्रश्न ये है कि सिविल सर्विसेज के स्टूडेंट को ये समझ में आना चाहिए कि आखिर प्रोजेक्ट टाइगर की सफलता का प्रतिशत क्या है, वो सफल कितना हुआ। ये सिलेबस का प्रश्न नहीं है, ये किसका प्रश्न है? एग्जाम का प्रश्न। कुछ अंतर समझ में आ रहा है? बहुत बारीक अंतर है, महसूस करने वाली चीजें, पर ये समझने की कोशिश कीजिए। पृथ्वी के पूरे संगठन में हमारी जो पृथ्वी है उसका जो फिजिकल प्रॉपर्टीज में जब हम जाते हैं, खास करके उसकी केमिकल प्रॉपर्टीज में जाते हैं और बोलते हैं कि पृथ्वी का कंपोजिशन जो है वो इन धातुओं से मिलकर हुआ है, तो प्रतिशत जब पूछेंगे तो आप कहोगे कि हाँ ये तो प्रतिशत बहुत ज्यादा है इसका, इसमें तो सिलिकॉन बहुत ज्यादा है, सिलिकॉन का प्रतिशत सबसे ज्यादा है। तो ये फिर प्योर ज्योग्राफी का क्वेश्चन है, तो ये सिलेबस में चला जाएगा, फिजिकल ज्योग्राफी। ये सिलेबस ओरिएंटेड क्वेश्चन है, ऐसे प्रश्न कम होते हैं, आप देखते होंगे ना, ऐसे प्रश्न कम होते हैं सिलेबस ओरिएंटेड। लेकिन प्रश्न आ जाएगा कि हिमालय की ऊंचाई निरंतर बढ़ रही है और अभी पिछले 10 वर्षों में हिमालय इतने सेंटीमीटर ऊंचा हो गया, एग्जाम ओरिएंटेड क्वेश्चन, ठीक है। दुनिया की सबसे ऊंची चोटी सिलेबस ओरिएंटेड, और हिमालय की ऊंचाई बढ़ने वाली जो बात है सेंटीमीटर में और इंचेस में, और जब हम बात करेंगे तो वो एग्जाम ओरिएंटेड। तो इसका मतलब है कि सिविल सर्विसेज के विद्यार्थी को सबसे ज्यादा किन चीजों पे फोकस करना चाहिए? वो जो फैक्ट्स एंड फिगर्स आपको YouTube वाला दिखाता रहता है बार बार रटने की वजह, वो बहुत छोटी एग्जाम्स के लिए, SSC के लिए, बैंकिंग के लिए, रेलवे के लिए, या फिर स्टेट सर्विस में ज्यादा क्वेश्चंस आते हैं उसके। UPSC में जाकर के क्वेश्चंस का लेवल थोड़ा चेंज हो जाता है। 7 समिट्स क्या होती हैं, दुनिया भर की और कौन कौन सी चोटियां हैं जिनको पता करना चाहिए एवरेस्ट के साथ साथ, तब उसको 7 समिट्स कहा जाता है। इस प्रकार के क्वेश्चंस, ठीक है। पहली बार कौन चढ़ा था और सबसे ज्यादा बार कौन चढ़ा, दोनों प्रश्नों में भी अंतर आ जाएगा। पहली बार कौन चढ़ा ये बहुत सामान्य प्रश्न है, बहुत प्राचीन प्रश्न है और वो सिलेबस का पार्ट हो जाता है। लेकिन सबसे ज्यादा बार एवरेस्ट पे किसने चढ़ाई की, ये एग्जाम का पार्ट हो जाता है। इतना अंतर आ जाता है। तो मैं चाहता हूं कि जनरल साइंस को तो पढ़ना बहुत मुश्किल है, क्योंकि सिलेबस के हिसाब से आप पढ़ने जाओगे तो 9 से लेकर 12th का सिलेबस कंप्लीट करना पड़ेगा, यानी वो नीट की तैयारी करने के बराबर हो जाएगा, इंजीनियरिंग की तैयारी करने के बराबर हो जाएगा, और बहुत मेहनत हो जाएगी। तो फिर हम एग्जाम ओरिएंटेड क्वेश्चंस निकालें। तो जब महीने 2 महीने बचे हों किसी परीक्षा के, तब आपका जो पढ़ने का तरीका है वो एग्जाम ओरिएंटेड हो जाना चाहिए। सिलेबस ओरिएंटेड आप तभी कर पाओगे जब आप कम से कम 1 साल का टाइम आपके पास हो। परीक्षा से 1 साल पहले आप तैयारी शुरू करें तो 6 महीने तक आप सिलेबस ओरिएंटेड कर सकते हैं, बाद में आपको एग्जाम ओरिएंटेड ज्यादा करना चाहिए, ठीक है। तो इंटरेस्टिंग फैक्ट्स निकालने की कोशिश कीजिए, इंटरेस्टिंग फैक्ट्स जो बहुत जरूरी है उस ज्ञान के साथ, वैसे फैक्ट्स निकालने की कोशिश कीजिए। इसलिए कृषि का और साइंस का जब बात आएगा, एग्रीकल्चर साइंस से जुड़े हुए क्वेश्चंस आएंगे और एग्रीकल्चर को साइंस से जोड़ते आएंगे, तो सबसे ज्यादा क्वेश्चंस पेस्टिसाइड्स पे आते हैं। हर साल एक प्रश्न होता है, 1 या 2 प्रश्न पेस्टिसाइड पे होता है। तो अगर आप एग्रीकल्चर से जुड़े हुए क्वेश्चन तैयार करना चाहते हैं और पेस्टिसाइड को पकड़ लेते हैं तो 2 दिन में तैयारी भी हो जाएगी और परीक्षा में क्वेश्चन भी मिल जाएगा। कौन कौन से पेस्टिसाइड सरकार ने बैन कर रखे हैं, सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन वहां आएगा। सरकार के द्वारा प्रतिबंधित पेस्टिसाइड्स, जिन पेस्टिसाइड्स पे सरकार ने प्रतिबंध लगा रखा है,
अब आप लिस्ट पढ़ लो, एक प्रश्न मिल जाएगा इससे जुड़ा हुआ। कोविड क्राइसिस में एक प्रॉब्लम हुई थी वेस्ट मैनेजमेंट की, खास करके मेडिकल वेस्ट। तो कोविड में वेस्ट बहुत तैयार हुआ था, पीपीई किट, मास्क और तमाम जो चीजें, सैनिटाइजर्स की बोतल या उसके कपड़े, जो मरीज था उनको डिस्पोजल कैसे करेंगे। तो मेडिकल वेस्ट मैनेजमेंट ये अपने आप में एक बहुत जबरदस्त टॉपिक है। ये समय की बदलती हुई मांग का हिस्सा है, ये सिलेबस का हिस्सा नहीं है, एग्जाम का हिस्सा। ठीक है, मैं आपको जिस्ट निकाल के दे रहा हूं इस एग्जाम का। इतने साल के अनुभव के बाद मैं आपको इतना अच्छे से डिस्टिंग्विश कर पा रहा हूं, नहीं तो इतना बहुत आसान नहीं है इसको अलग अलग कर पाना इन्हें से। और यदि इन दिनों में आप मेहनत कर रहे हैं, कई बच्चे बोलते हैं सर 2 महीना बचा है, फोकस करना है, कैसे करें, तो ये करो, इतना कर लो इन दिनों में, देखना एग्जाम में बहुत ज्यादा क्वेश्चंस होंगे। अगर आप सिलेबस लेके बैठोगे, इन दिनों में एनसीईआरटी लेके बैठोगे और आप कहोगे हम कुछ कंप्लीट करेंगे, तो वो थोड़ा सा मैं सहमत नहीं हूं उससे। 6 महीने 7 महीने लगते हैं उसको, बल्कि 2-3 साल लगते हैं। लेकिन मैं 2-3 साल बोलूंगा तो बहुत लोग घबरा जाएंगे, तो इसलिए मैं 6-7 महीने बोल रहा हूँ। अब ईमानदारी से बात करें तो 2-3 साल लगते हैं। कुछ लोग हमसे सुनना चाहते हैं कि सर आप ऐसा बोल दो कि 3 महीने में हो जाएगा सिलेक्शन। 3 महीने अगर हम रात दिन पढ़ लें तो हमारा सिलेक्शन हो जाएगा, क्योंकि हमारे पास अब 3 महीने ही है। तो हमने कहा हमसे बुलवाने से नहीं होगा ना, हमारे बोलने से कैसे होगा, वो तो जब सिलेक्शन तो तभी होगा जब तैयारी हो जाएगी। बोले नहीं आप बोल दो तो उससे ठीक लगेगा। मैंने कहा तुमको ठीक लगता हो तो बोल देते, लेकिन उससे होगा कुछ नहीं। ऐसे नहीं होता सिलेक्शन। सिलेक्शन के लिए वो लेवल आपको धारण करना पड़ता है, वो लेवल ले जाना पड़ता है, जो मैंने अभी बताया। शॉर्टकट मैंने बता दिया अभी, लेकिन आप उस शॉर्टकट को यूज कर पाएंगे कि नहीं कर पाएंगे ये आपके ऊपर है। क्योंकि आप किसी टॉपिक को बहुत अच्छे से पढ़ लेते हो। आप जिस क्लास को कर चुके इस साल, आपने 2nd सेमेस्टर कर लिया या 3rd सेमेस्टर कर लिया और 4th में आ गए, तो आप 3rd वाले को इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बताने की स्थिति में होते हो। लेकिन जब आप 3rd में थे तब नहीं बता सकते थे, आप 4th में आते ही उसको बता सकते हो। एग्जाम आपने क्रॉस कर लिया, एग्जाम आपने दिया था, 80-90% आपके बन गए। अब अगर 3rd सेमेस्टर वाला आपके पास आए और पूछे कि भैया ये बताओ कि हम क्या क्या कर लें, है ना, या पिछले साल आपने 3rd सेमेस्टर किया था, 4th किया था, इस बार 2nd वाला आ जाए आपके पास कि आपने पिछले साल 2nd सेमेस्टर किया था, तो आप हमें बता दो जरा, तो आप वाकई में बता पाने की स्थिति में होते हैं। उस स्थिति में नहीं होते, जब आप 2nd सेमेस्टर में होते हैं तब नहीं होते। तो जब आप तैयारी कर रहे हैं तब आपको समझ में नहीं आएगा, इसलिए हम बता रहे हैं आपको कि करना क्या है। हम आपके उस सेमेस्टर को क्रॉस कर चुके हैं, इसलिए हम आपको बताने की स्थिति में, आपको खुद को समझ में नहीं आएगा। फिर आप कहेंगे कि नहीं भैया आप इंपॉर्टेंट बता तो रहे हैं, लेकिन इसमें तो 2.5 महीने लगेंगे और अब तो 1.5 ही महीना है। तो फिर आप और कुछ इंपॉर्टेंट नहीं, ऐसे में वो बता देगा इंपॉर्टेंट कुछ, लेकिन होना जाना कुछ नहीं क्योंकि उसमें 2.5 महीना लगता है। तो ये सब टाइम जो है वो लगता है, उन चीजों में टाइम लगता है और आपको समझ में नहीं आएगा, वो उसी को समझ में आएगा जो क्रॉस कर चुका है। हम उस स्थिति में हैं, इसलिए आपको बताने की स्थिति में। तो मैंने उदाहरण जहां से शुरू किया था, ऐसे उदाहरण आपको हर सेक्टर में लेके आना। हाइड्रोजन एनर्जी, चूंकि एनर्जी की बात चल रही थी, तो हाइड्रोजन एनर्जी के प्रश्न, फ्यूचर के एनर्जी के क्वेश्चंस। देखिए बेसिक एनर्जी क्वेश्चंस तो आपके एमपीपीएससी में जाओगे, यूपीएससी में जाओगे तो बोलेंगे डिफरेंस बताइए रिन्यूएबल एनर्जी और नॉन रिन्यूएबल एनर्जी में क्या डिफरेंस है। ट्रेडिशनल जो एनर्जी होती है, परंपरागत ऊर्जा और गैर परंपरागत ऊर्जा के सोर्स क्या है। या न्यूक्लियर एस्टेब्लिशमेंट गिनाइए भारत के, यहाँ नाभिकीय परमाणु ऊर्जा के केंद्र हैं।
ये परमाणु ऊर्जा के रिएक्टर कितने प्रकार के होते हैं, ये सब ट्रेडिशनल क्वेश्चंस। इनके जमाने गए। अब एनरिच्ड यूरेनियम क्या होता है, ठीक है, पता होना चाहिए, लेकिन इन ऐसे प्रश्नों के आने की संभावना। भारत में थोरियम भंडार बहुत है, 10 साल पुराना प्रश्न है, 15 साल पुराना प्रश्न है, 15 साल से चला आ रहा था, अब बदल जाएगा, एकदम बदल जाएगा। ऊर्जा जरूरतों के ऊपर जो है प्रश्न, जो बड़े प्रगतिशील प्रश्न होते हैं, डायनेमिक क्वेश्चंस होते हैं। राजनयिक डिप्लोमेसी से जुड़े हुए क्वेश्चन सारे बदल जाएंगे, क्योंकि अब इंडो रशियन रिलेशनशिप चेंज हो जाएगी, इंडो चाइना रिलेशनशिप में असर आ जाएगा, इंडो यूएस में चेंज आ जाएगा, तो क्वेश्चंस बदल जाएंगे। आप कहोगे नहीं पंचशील का सिद्धांत समझाइए, तो पंचशील का सिद्धांत बहुत पुराना है, नेहरू का समय का। हाँ, पंचशील को जब 50 साल हो गए थे तब वो प्रश्न आया था। पंचशील के जब हम 50 साल मना रहे थे तब वो प्रश्न आया था, लेकिन ऐसे सामान्य दिनों में पंचशील रिलेवेंट नहीं है। जब उसके फिर 75 साल या 100 साल मनाएंगे तब फिर पंचशील का प्रश्न हो सकता आ जाए, लेकिन इन दिनों में शायद अभी भी 75 साल आएंगे थोड़े देर साल बाद, ठीक है, तो वो आएगा। अभी इन दिनों में नहीं होगा। अभी बांग्लादेश का उदय 25वां साल, 50वां साल बांग्लादेश के उदय का, तो उसका प्रश्न, तो इस साल वो इंपॉर्टेंट। तो प्रश्नों के स्वरूप समझने की कोशिश कीजिए, क्योंकि मैं आपके सामने सप्ताह में केवल 2 घंटे 3 घंटे रहता हूँ, बाकी समय में आप वीडियो देख सकते हैं, लेकिन अधिकांश समय आप अपने खुद के साथ रहते हैं, तो आप अपने खुद से कितनी बात कर पाएंगे और कितने क्वेश्चन से को इंपॉर्टेंस दे पाएंगे, उस पर आपका सिलेक्शन होगा। अब हमारी रेगुलर क्लास में होते तो आप हमारे रोज 4 घंटे टच में होते, और 25 से 30 घंटा हमारे कांटेक्ट में होते, तब बात अलग होती है। लेकिन चूंकि यहाँ 2 से 3 घंटा आप कांटेक्ट में होते हैं, तो 2 से 3 घंटा और वो 25 से 30 घंटे, तो बहुत अंतर है, दोनों में अंतर हो जाता है। क्या अंतर होता है? सबसे बड़ा अंतर यहाँ आपको सेल्फ मोटिवेशन बहुत लेके आना पड़ेगा अंदर से, यानी अपने खुद से बातें करनी पड़ेगी, बहुत समय तक बात करनी पड़ेगी, और उस प्रश्न को इम्पोर्टेंट मानना पड़ेगा आपको। किसी भी हिस्से को आप पढ़ रहे हो तो इम्पोर्टेंट मानते हुए पढ़ना पड़ेगा। तो ये कैसे करें? तो ये विधि मैंने बता दी आपको, आत्मसमीक्षा और क्वेश्चंस की समीक्षा, एग्जाम ओरिएंटेड मानते हुए पढ़ें। जितना ज्यादा इन 2 महीनों में एग्जाम ओरिएंटेड मानते हुए पढ़ेंगे, परीक्षा में क्वेश्चंस आपको मिल जाए। चीजें बहुत है, बहुत ज्यादा चीज। तो जिन चीजों ने जबरदस्त बदलाव किया, जबरदस्त चेंज किया, वो एग्जाम की डिमांड है। ग्रेट चेंज मांगती है एग्जाम, बड़ा परिवर्तन, सामान्य परिवर्तन। इसलिए आप देखो दुनिया में किताबें तो बहुत लिखी गई, लेकिन दास कैपिटल जो लिखी गई उसने बहुत कुछ बदला। बड़ा बदलाव दास कैपिटल ने किया था, कार्ल मार्क्स की किताब, पूरी दुनिया का नक्शा बदल के रख दिया। वो किताब, वो साहित्य नहीं था, वो भूगोल में उतर आया था, राजनीति में उतर आया था, दुनिया भर के कॉन्स्टिट्यूशंस को उसने प्रभावित किया, दुनिया भर के आइडियोलॉजीज को उसने प्रभावित किया। दुनिया भर की सरकारें जब स्कीम बनाती है अपनी जनता के लिए, तो दास कैपिटल को ध्यान में रखती है। इसलिए दास कैपिटल कोई सामान्य किताब नहीं है। इसलिए आप कहोगे कि यूपीएससी में प्रश्न आएगा, सर कुछ 8-10 किताबें बता दो, तो उसमें मैं सबसे पहला नंबर दूंगा दास कैपिटल, कि दास कैपिटल का सवाल होगा। आप परीक्षा में पुराने पेपर उठा के देखो, सबसे ज्यादा पूछी गई किताब, सबसे ज्यादा पूछी जाती है। बदलाव करने में कौन सक्षम है? इंडियन रेनेसां के समय में आते हैं, इंडियन फ्रीडम स्ट्रगल में आते हैं, तो हम सत्यार्थ प्रकाश बहुत पूछा जाता है, क्योंकि दयानंद सरस्वती दिमाग हिला देते हैं, विवेकानंद उतना दिमाग नहीं हिलाते, उस तरह से नहीं करते। विवेकानंद की कोई किताब इस तरह से परीक्षा में पूछी नहीं जाती।
विवेकानंद का दुनिया भर में घूमना फिरना और शिकागो का भाषण क्रांति लाता है, किताब नहीं लाती। विवेकानंद का साहित्य उतना उस तरह से दिमाग पे छाप नहीं छोड़ता जितना उनके भाषण और उनका, खास करके उनका घूमना फिरना। उनका प्रवज्जा वाला क्वेश्चन आया था, परिव्राजक जीवन जो था, वो परिव्राजक के तौर पे जो घूम रहे थे पूरी दुनिया में, वॉन्डरर, एज ए वॉन्डरर, उसने बहुत बदलाव किया। और उसी परिव्रज्जा का ही हिस्सा था कि वो यूएस गए थे, शिकागो में। वो उस परिव्रज्जा का ही हिस्सा है, क्योंकि वो घुमंतु सन्यासी हैं। और सत्यार्थ प्रकाश वाले जो दयानंद सरस्वती हैं, वो अलग प्रकार के सन्यासी, वो बदलाव चाहने वाले सन्यासी, और बदलाव बहुत शिद्दत के साथ बदलाव। वेदों की ओर चलो, सारा पाखंड छोड़ो, ये सब बकवास है, ये सब मूर्ति पूजा, मंदिर वंदिर सब बकवास चीज है। हवन करो, यज्ञ करो और वेदों का मंत्रोच्चार करो, बिल्कुल अलग चीज। ठीक है, तो वो इसलिए आप देखोगे कि सत्यार्थ प्रकाश बहुत बार पूछा गया, दास कैपिटल बहुत बार पूछा गया, रामचरितमानस क्यों नहीं पूछा जाता? गीता का भी क्वेश्चन इतनी बार नहीं आता, तो रामचरितमानस और गीता पे भी भारी पड़ते हैं क्या दास कैपिटल? दरअसल उनका इंपॉर्टेंस बिल्कुल डिफरेंट है। वो आदमी के सोच विचार को अलग तरीके से बदलाव करते हैं। ये पूजा पाठ की और हमारी श्रद्धा का टेस्ट है, जबकि वो जीवन के आपाधापी और अर्थव्यवस्था और जीवन और सामाजिक जीवन और उसका टेस्ट है। क्योंकि वो छुआछूत का विरोध करता है, भेदभाव का विरोध करता है, जातिवाद का विरोध करता है, पाखंडवाद का विरोध करता है, और उस आधार पर जो अर्थव्यवस्था है वो प्रभावित होती हुई दिखती है। इसलिए बिल्कुल अलग चीज है। गांधी और दूसरे नेताओं की तुलना जब होती तो गांधी बिल्कुल अलग नेता है, इसलिए गांधी प्रभावित करते हैं, इसलिए गांधी के क्वेश्चंस आते हैं। गांधी के आंदोलन, गांधी सर्वमान्य नेता है, अखिल भारतीय नेता है, बाकी लोग रीजनल लीडर है, क्षेत्रीय नेता है, उनका प्रभाव सीमित है। गांधी की कही गई बात इंटरनेशनल मीडिया फ्रंट पेज पे छापता था, किसी दूसरे व्यक्ति की बात उस तरह से नहीं छापी जाती थी। गांधी की बातों को सेंसर नहीं किया जाता था, गांधी क्या कहते हैं एज इट इज छापा जाता था, जैसा गांधी ने कहा वैसा ही छापा जाता था, क्योंकि लोग जानते थे कि गांधी जो है वो यूनिवर्सल बात करते हैं, छपने लायक बात करते हैं। दूसरे लोगों को सेंसर करना बहुत जरूरी नहीं तो उपद्रव हो सकता है, और उसका गलत अर्थ निकाला गया तो समस्या खड़ी हो सकती है। गांधी से ये डर नहीं होता था, इसलिए गांधी बिल्कुल अलग चीज है। तो आपको समझ में आ रहा होगा कैसी चीजों पे फोकस करना है। बात को समझो थोड़ा सा। ये सिविल सर्विसेज की यूं समझ लो कि इस परीक्षा की आत्मा बता रहा हूं मैं, ठीक है? नहीं तो हिटलर के ऊपर प्रश्न आ जाए। हिटलर किसी एक व्यक्ति को पसंद आ सकता है, यूनिवर्सली पसंद नहीं आ सकता। यहां तक कि खुद जर्मन जो है वो सारे शर्म से सिर झुका हुआ है उनका आज भी, हिटलर की वजह से। जर्मनी के लोग हिटलर की वजह से सेना रखना पसंद नहीं करते थे, उन्होंने अपनी सेना को खत्म कर दिया था। उन्होंने कहा हमको सेना नहीं चाहिए, हमको पुलिस नहीं चाहिए, हमको एक भी ताकतवर व्यक्ति नहीं चाहिए। एंगेला मर्केल बहुत लंबे लंबे भाषण देती थी, लेकिन कभी भी स्पेसिफिक बात नहीं करते थे, स्पेसिफिक बात करते नहीं थे। मैं शब्द यूज नहीं करते थे, हम शब्द यूज करते थे। कभी भी ये नहीं बोलते थे कि 2025 तक जर्मनी आत्मनिर्भर हो जाएगा या आगे बढ़ जाएगा, ऐसे शब्द यूज ही नहीं करते। हम सब मिलकर भविष्य में आगे बढ़ने का प्रयास कर रहे हैं। बहुत सॉफ्ट लैंग्वेज होती थी। किसी भी नेता की लैंग्वेज यदि ऐसी है कि मैं वादा करता हूं, मैं घोषणा करता हूं कि 2030 में ये हो जाएगा, 25 में ये हो जाएगा, ये स्पेसिफिक लैंग्वेज है। ओलेफ शोल्स जो नए नेता हैं, रशिया ने उनकी लैंग्वेज बदल दिया। रशिया ने एक तरह से धोखा दिया। जर्मनी ने यह तय किया था कि हमने रशिया को बहुत नुकसान पहुंचाया,
और रशिया के सारे लोगों को हमारे हिटलर की वजह से बहुत नुकसान पहुंचा। अब हम थोड़ा प्रायश्चित करेंगे और रशिया को हमेशा के लिए माफ कर देंगे अगर वो गलतियां भी करता है, और हम रशियंस की इज्जत करेंगे, उनसे चीजें खरीदेंगे, उनकी इकोनॉमी चलाएंगे, उनकी इज्जत करेंगे, उनकी पॉलिसी को अच्छा बताएंगे। पूरी दुनिया जब विरोध करेगी तो हम समर्थन में खड़े होंगे। रूस को कभी अकेलापन महसूस नहीं होने, जैसे कभी आपने देखा होगा कि किसी डाकू ने किसी का पति मार दिया या बाप मार दिया, तो बाद में वो डाकू चुपके से उसके लड़की की शादी करा रहा है, लड़के को स्कूल में डाल के आ जाता है, लड़की की शादी में वहां गहने और पैसे रख के आ जाता है ना। उसकी माँ को हमेशा सपोर्ट करता रहता है, उसकी पत्नी को सपोर्ट करता रहता है, क्योंकि उसको ये प्रायश्चित होता है कि वो वाला प्रायश्चित कौन कर रहा था इतने सालों से? जर्मनी कर रहा था। अब जर्मनी का बदल गया। ओलफ शोल्ज ने कहा कि जर्मनी सेना बनाएगा, वो आक्रमण भी करेगा वो अपनी रक्षा करना जानता है, और हम 2025 तक ऐसा कर लेंगे, 2022 तक यूं कर देंगे। ये जर्मनी की लैंग्वेज थी नहीं कभी। जर्मनी एकदम विनम्र, और क्लाइमेट के मामले में, और खास करके जब हम जीरो एमिशन की बात कर रहे थे, तो कार्बन को अगर उत्सर्जन को कम करना है तो उसकी कंपटीशन में सबसे आगे था। फ्रांस ने हमेशा सेना जो बनाई वो आक्रमण करने के लिए बनाई। जर्मनी ने कभी भी सेना जो है वो केवल ऐसे ही छोटी मोटी सेना बनाकर, उसने कहा सेना का क्या करना है, ताकत का क्या करना है और क्यों करना है। जापान ने हिरोशिमा नागासाकी देखा, उसके बाद से उसके विचार बदल के सेना चाहिए नहीं, जापान को नहीं चाहिए से। क्यों 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 सेना रखना? खून खराब होता। देखिए, जिन लोगों ने युद्ध को बहुत नजदीक से देखा, अपने लोगों को खोया, मरे हुए लोग उनके हाथ में दिखे, लोगों के कटे हुए हाथ पैर अलग अलग देखे, चिथड़े उड़ते हुए लोगों को देखा, बम विस्फोट में मरते हुए देखा, वो लोग कभी युद्ध नहीं चाहते। हम जैसे लोग या और कोई ऐसे लोग जो बॉर्डर पे नहीं रहते, और हमारे यहाँ इस प्रकार के युद्ध अंदर अभी इन दिनों में नहीं हुए ना, खास करके मॉडर्न वर्ल्ड में, उपनिवेश काल के समय में भी नहीं। तो हम लोग ने वो युद्ध देखे नहीं है। तो हमारे यहाँ के कई लोग जो है बहुत बोलते हैं, मारो ठोको घुस जाओ, वहां पर ये करो, उस पर झंडा फहरा दो, ये कर दो, इनको मार डालो, हो जाए युद्ध, दो दो हाथ हो जाए। ये हर आदमी ऐसी बात करता है, लेकिन जिसने सब ये भीषण युद्ध की भयावहता देखी है, तो न तो जेलेंस्की या यूक्रेन पहले युद्ध चाहता था, ना अब भविष्य में चाहेगा। वो नहीं, वो युद्ध को सब वो फेवर नहीं कर सकता। ये यूक्रेन में जिस तरह से रशिया घुसा है ना, और हिटलर के समय में जो मरते हुए जर्मनी में लोगों को देखा गया था, या रशिया ने जिस ये जो लोग हैं, खास करके जापान ने जो युद्ध की विभीषिका झेली, ये बिल्कुल अलग देश, बिल्कुल ही अलग है। ये युद्ध को समर्थन करते ही नहीं है। लेकिन ये जो आक्रमण हुआ है, इसने सब कुछ बदल के रख दिया। रशिया के आक्रमण ने जापान को सेना बनाने पे मजबूर कर दिया। वहां का प्रधानमंत्री बोल रहा है हम सेना बनाएंगे, अब हमको आत्मरक्षा के लिए ये करना पड़ेगा, अब हमको परमाणु शस्त्र रखना होंगे। जर्मनी बोल रहा है कि अब हमको एटॉमिक हथियार रखने होंगे। तो दुनिया में शस्त्रों की होड़ बढ़ गई। तो वर्ल्ड ऑर्डर चेंज हो रहा है ना, दुनिया बदल रही है। ये सब चीजें इंट्रोड्यूस हो रही है नए सिरे से। तो आपको पुरानी भी पता होना चाहिए और आने वाला वर्ल्ड ऑर्डर भी समझ में आना चाहिए। ओल्ड वर्ल्ड ऑर्डर एंड न्यू वर्ल्ड ऑर्डर, और उसका इम्पैक्ट भारत जैसे देश क्या पड़ेगा। अब हथियार जब बहुत ज्यादा खर्च कर चुका होगा रशिया यूक्रेन में, और एक साल मान लीजिए युद्ध चला तो बहुत सारे हथियार तो वहीं खत्म हो जाएंगे, तब वो भारत को बेचने की स्थिति में होगा। और सबसे बड़ी बात है कि उसने 1991 के बाद चाइना को वही हथियार बेचे, और चाइना ने कॉपी भी कर लिए। तो वैसे हथियारों का मतलब क्या है, क्योंकि हम तो चाइना के ही तो खिलाफ चलाना भी चाहते हैं, या फिर पाकिस्तान को तो हथियार दे देगा चाइना कॉपी करके बना के। तो हमारे परंपरागत दुश्मनों के पास तो हथियार पहुंच गए।
अमेरिका से हम इसलिए नहीं लेना चाहते हैं क्योंकि अमेरिका पाकिस्तान को हथियार सप्लाई करता है, और वही हथियार हम भी यूज करेंगे तो मतलब ही क्या है? तो उसको काउंटर कैसे करेंगे? तो देखा जाए तो पाकिस्तान के पास चीन के माध्यम से रशिया वाले हथियार भी पहुंच गए और अमेरिका के तो पहुंचते ही हैं, तो दोनों तरह के हथियार हो गए इसके। तो कॉपी वाला, कॉपीड। तो दुनिया की ये जो मैं आपको बता रहा हूं, इसको थोड़ा समझने की कोशिश कीजिए। इन सब चीजों को, बिंदुओं को पकड़िए, ऊर्जा के, हथियार के, जियोपॉलिटिक्स के, ये सारे बिंदुओं को पकड़िए। तो ऐसे समय में जो दूसरे मुद्दे हैं वो बहुत पुराने चले गए हैं, जैसे भाषा विवाद, दुनिया की संयुक्त राष्ट्र की कौन कौन सी भाषाएं, ये अभी विवाद है क्या? नहीं, कोई मुद्दा ही चेंज हो गया। अभी यूएनएससी के बारे में मैं एक आर्टिकल पढ़ रहा था, संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद। संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद जैसी संस्थाओं के ऊपर प्रश्न कैसे बन सकता है? तो उसमें राइटर बता रहे थे कि संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद बनाने का उद्देश्य जो था, वो उद्देश्य कुछ दूसरा था, और वर्तमान में ये बिल्कुल ही एक दूसरी प्रकार की संस्था बन गई है। अभी ये वेलफेयरिस्टिक संस्था हो रही है, कल्याणकारी संस्था, लिबरल संस्था, एनजीओ टाइप। अभी यूएनएससी किस प्रकार का काम करती है? एनजीओ की तरह काम कर रही है। शरणार्थियों को ख्याल रखवाना, मदद करना, भागे हुए लोगों की मदद करना, इस प्रकार के काम करना, क्रिटिसाइज कर देना, केवल कंडेम कर देना चीजों को, ये काम नहीं था। उसका काम है पॉलिटिकल और एडमिनिस्ट्रेशन वाला काम, वो जिम्मेदार है। बताया था मैंने इसके बारे में पिछली बार, आपको नहीं बताया था? हाँ, एक पिता का एग्जाम्पल मैंने दिया था, मैंने कहा पिता, हाँ बीच में कहीं बताया होगा कि पिता का एग्जाम्पल दिया था कि पिता को क्या करना होता है अगर छोटा भाई गड़बड़ कर रहा है या बड़ा भाई गड़बड़ कर रहा है पिटाई, तो उसका क्या काम होता है कि पिता उसको डांट लगाए, बुलाए और उसको डांट लगाए और कहे कि भविष्य में तुम ऐसा नहीं करोगे, नहीं तो तुम्हारा ये बंद हो जाएगा, वो बंद हो जाएगा। लेकिन पिता जो है वो आपको मरहम लगाने का काम कर रहा है, बैंडेड लगाने का काम कर रहा है। पिता ने कहा अच्छा बड़े भाई ने मारा तुमको, कहाँ मारा जरा बताओ, चोट दिखाओ अपनी, चलो मैं तुम्हारा बैंडेड लगा देता हूँ। तो अभी जो है यूनाइटेड सिक्योरिटी काउंसिल, यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल, यूएनएससी क्या कर रही है? बैंडेड लगाने वाला काम कर रही है। तो क्या उसका काम बैंडेड लगाने वाला काम? आपको कंट्रोल, आपको कारणों में जाना है, रीजंस में जाना है, कॉजेज, रूट कॉजेज में जाना है कि ऐसा हुआ क्यों है, और उन कारणों को खत्म करना है जिससे ये प्रॉब्लम खड़ी हुई है। आपको बैंडेड नहीं लगाना है। अब ये जो व्यू है ना, ये आपको द हिंदू से आएगा। द हिंदू आर्टिकल पढ़ोगे तो ये वाला व्यू आएगा कि इसका मतलब यूएनएससी तो बैंडेड लगाने वाली संस्था हो गई, जबकि इसको तो नुकसान पहुंचाने वाले को रोकना था। तो उससे फिर आपको वो जो यूएनएससी का क्वेश्चन एग्जाम में आता हुआ दिखेगा, और 5 परमानेंट मेंबर हैं, तो क्या यूएस के वीटो पावर अभी भी बरकरार रहेंगे? और यूएस 5 परमानेंट मेंबर के रूप में रहेगा क्या? ऐसी हरकत करने के बाद भी क्या दुनिया इनको निकाल नहीं सकती? और अगर इसको निकालेगी और एक सीट खाली होगी तो क्या इंडिया प्रवेश नहीं कर सकता? ये जो क्वेश्चंस हैं, ये उस लेवल के क्वेश्चंस, मेंस के भी और प्री के भी और इंटरव्यू के भी। इंटरव्यू में भी आपसे इसी प्रकार के सवाल है। तो मैंने बहुत सारे डिफरेंट आपको एस्पेक्ट दिए हैं कि किस तरह से ये सब करंट अफेयर्स आप पढ़ोगे, बहुत अच्छे से पढ़ोगे, डीप में जाके पढ़ोगे, तब जाकर के निकल कर के आएंगी ये चीजें। ऊपर ऊपर आपने कहीं न्यूज पढ़ लिया, कहीं सुन लिया, उससे नहीं। शरणार्थी समस्या बहुत बड़ी समस्या बनेगी, क्योंकि अभी यूक्रेन से बहुत सारे शरणार्थी निकले हैं, बहुत सारे लोग निकले हैं, वहां से गए, भागे हैं आक्रमण से बचने के लिए, नुकसान से बचने के लिए। तो दुनिया में जर्मन के लोगों ने कहा कि सबसे ज्यादा शरणार्थी हम लेंगे, क्योंकि यूक्रेनी हमारे भाई बहन है, और यूक्रेन से जो भी आ रहा है वो हमारे घरों में ठहरेगा।
हमारे मेहमान है, वो हमारे गेस्ट और हमारी शरण में। तो सबसे ज्यादा शरणार्थी जर्मनी ने लिए। एंगेला मर्केल के समय में जो शरणार्थी क्राइसिस हुई थी, तब बहुत ज्यादा लोग जो बशर अल असद और वहां से जो निकले थे, तो वो भी सीरिया वाला क्राइसिस जो था, उसमें से भी जितने लोग निकले थे वो सब भी यूरोप के इन कंट्रीज में पहुंचे थे। तो ये आपको पकड़ना है। फिर नेटो का इंपॉर्टेंस, क्या नेटो मर गया है? क्या नेटो फिर से जाग गया है? क्या नेटो पहले से ज्यादा एक्टिव हो जाएगा, उसका इंपॉर्टेंस बढ़ जाएगा? या नेटो पुरानी दुनिया का एक संगठन था, अब नए जमाने में नेटो का इतना इंपॉर्टेंस नहीं होता, तो फिर यूक्रेन में वो कुछ कर रहा होता। ये बिल्कुल एक अलग एंगल आ जाए नेटो से जुड़े हुए। नेटो और यूनाइटेड नेशन या शरणार्थी समस्या, इन तीनों का आप देखोगे तो ये बड़ा ट्रायंगल टाइप बनाता है। एक अलग प्रकार की प्रॉब्लम है, एक अलग प्रकार का संगठन। नेटो बिल्कुल डिफरेंट। एक आर्टिकल है बुखारेस्ट 9 के नाम से, बुखारेस्ट 9। तो 9 कंट्रीज है। मैं अभी आर्टिकल देख रहा था इकोनॉमिस्ट मैगजीन का, तो उसमें बुखारेस्ट 9 कंट्रीज जो हैं, उसमें वो सब है एस्टोनिया और लाटविया, लिथुआनिया और वो सब, स्लोवाकिया और तो बाल्टिक कंट्रीज हैं, और नीचे वाले स्लाव कंट्रीज। तो उन्होंने कहा कि देखो ऐसा है कि हम नेटो की तरफ हम नहीं गए, मतलब नेटो ने हमको प्रेरित नहीं किया, बल्कि हम ही नेटो की तरफ गए। रशिया ने यह आरोप लगाया कि यूक्रेन पे आक्रमण हमने इसलिए किया है क्योंकि ये नेटो की तरफ जा रहा था, या नेटो इसको अपनी तरफ खींच रहा था और नेटो यहाँ आना चाहता है। नेटो इस वर्ड एक्सपांशन कर रहा है, वो पूर्व की तरफ आ रहा है, वो अपना विस्तार पूर्व की तरफ कर रहा है, और उसी से नाराज हो गया पुतिन और उसने आक्रमण कर दिया यूक्रेन पे, क्योंकि वो नहीं चाहता था कि नेटो के अंदर चला जाए यूक्रेन। मैं रूस यूक्रेन में ये सब चीजें ले चुका हूँ, आपने पुराना लेक्चर देखेंगे तो उसमें काफी कुछ क्लियर हो जाएगा रशिया यूक्रेन वाले में। लेकिन ये जो 9 कंट्रीज हैं, बुखारेस्ट 9, इन्होंने कहा हम लोगों ने, जब यूएसएसआर का विघटन हुआ 1989 में, जब पूरा एक माहौल बन गया कि अब यूएसएसआर चला जाएगा और कोल्ड वॉर भी खत्म हो गया और रशिया जो है वो अलग निकल गया, तब हम लोगों ने तय किया कि हम यूरोपियन यूनियन के साथ मिलना चाहते हैं, हम नेटो के साथ मिलना चाहते हैं, और हम सब मिलकर के नेटो की सदस्यता ली हमने। और नेटो की सदस्यता ऐसे ही नहीं मिल गई, हमको बहुत पापड़ बेलने पड़े नेटो की सदस्यता लेने के, क्योंकि हम जिस प्रकार के कंट्री थे, हम तो यूएसएसआर से अलग हुए थे, तो हमारा जो कल्चर था वो रशियन कल्चर था, और रशियन कल्चर था तो हमारे यहाँ बहुत ज्यादा ओपननेस उस तरह की नहीं थी, डेमोक्रेसी नहीं थी एक तरह की, ह्यूमन राइट्स नहीं थे, करप्शन बहुत ज्यादा था। तो हमको एंटी करप्शन मेजर्स उठाने पड़े, बहुत सारे ऐसे कदम उठाने पड़े जिससे करप्शन खत्म हो। तो नेटो में जाने की बहुत शर्तें थी कि नेटो में आपको ऐसे नहीं लेंगे, अपने यहाँ एंटी करप्शन मेजर्स बनाओ, कानून बनाओ, ह्यूमन राइट्स को बहाल करो, संस्थाएं बनाओ, रूल ऑफ लॉ पैदा करो, कानून का डर होना चाहिए सबको, रूल ऑफ लॉ, और डेमोक्रेसी लेके आओ। ये ऐसे कुछ भी नहीं चलेगा। तो हम बुखारेस्ट 9 कंट्रीज को डेमोक्रेसी लानी पड़ी, रूल ऑफ लॉ फॉलो करना पड़ा, कॉन्स्टिट्यूशनलिटी के ऊपर बात आई, और तब जाकर के कहीं हमने आवेदन दिया, तब हम नेटो के मेंबर बन पाए। तो 91 के आसपास जब हम नेटो के मेंबर बने, तो हमने ठीक वही एटमॉस्फेयर को एंजॉय किया जो डीकोलोनाइजेशन के समय में 50s में और 60s में वो कंट्री कर रहे थे, जैसे कि इंडिया, पाकिस्तान, फ्रांस के उपनिवेश, स्पेन के उपनिवेश,
पुर्तगाल के उपनिवेश, यानी यूरोपियन जो उपनिवेश थे, कॉलोनीज थी, तो जब 50 के और 60 के की ताकतें जब इन सब देशों को स्वतंत्र करके यूरोप जाने लगी, तो ये जो स्वतंत्र देश जैसा अनुभव करते थे वैसा हमने अनुभव किया नेटो में जाकर के। और नेटो को हमने चुना है, न कि नेटो ने हमको चुना। तो ये कहना कि ईस्टवर्ड एक्सपेंशन कर रहा है और नेटो फैलना चाहता है और वो आना चाहता है रूस की तरफ और रूस को परेशान करना चाहता है, बोले हम भाग तो तुमसे रहे थे। और हमको जब नेटो ने सुरक्षा दी तो वन फॉर ऑल और ऑल फॉर वन कहा जाता था कि एक के लिए सब और सबके लिए एक, यानी कि अगर किसी एक पर भी आक्रमण हुआ तो नेटो के सारे देश मिलकर के लड़ेंगे। तो हमको आभास हो गया कि हमारी सीमाएं सुरक्षित है, अब हमारे ऊपर कोई आक्रमण नहीं कर पाएगा। तो हमको सुरक्षित महसूस होना शुरू हुआ, डेमोक्रेटिक महसूस होना शुरू हुआ और सॉवरिन हम महसूस करते थे, संप्रभु महसूस करते थे। तो ये आरोप तो तुम्हारा बिल्कुल ही गलत है कि नेटो जो है वो ईस्टवर्ड एक्सपेंशन कर रहा है। नहीं, हम गए हैं और शायद यही यूक्रेन भी चाहता होगा कि वो भी उसी तरह से एंजॉय करे, उसका डर समाप्त हो जाए कि किसी दिन उसको रशिया परेशान करेगा। तो परेशान तो बोले हम कोई तुमको परेशान करने नहीं आए और ना ही कोई योजना है ऐसी, क्योंकि नेटो ने तो अभी तक किसी के ऊपर आक्रमण किया ही नहीं बहुत सालों से, बल्कि उसने तो अफगानिस्तान में अपने सैनिक भेजे शांति बहाली के लिए और वहां नेटो के सैनिक मरे हैं। तो हमने तो अपने लोग खोए हैं अफगानिस्तान जैसी जगह पे जहां मालूम भी था कि यहाँ कोई उम्मीद नहीं है, तालिबानियों को खत्म नहीं किया जा सकता और अफगानिस्तान में कोई कुछ नहीं कर पाता, उसके बावजूद हमने वहां कंट्रीब्यूट किया। तो हम कोई कब्जा करने अफगानिस्तान पे थोड़ी गए थे, हम तो अफगानिस्तान में शांति बहाली के लिए सेना भेजते हैं। तो नेटो तो बड़ा मासूम सा एक उन्होंने बना दिया। तो ये एंगल बिल्कुल डिफरेंट है। तो आप बुखारेस्ट 9 हो सकता है सिविल वहां प्रश्न पूछा जाए, ठीक है। तो मैं क्यों बता रहा हूं, दरअसल क्या है, दुनिया भर की जो अच्छी मैगजीन्स हैं, अच्छे अखबार हैं, वो इन सब मुद्दों को टच करते हैं और ये नए नए तरह के पर्सपेक्टिव देते हैं आपको सोचने के लिए। वो एग्जाम की डिमांड है, वो अगर आप सर्च नहीं कर पाए और उसको अडॉप्ट नहीं कर पाए तो बहुत दिक्कत हो जाएगी, आप बहुत पीछे रह जाएंगे। जैसे हर साल यूपीएससी की एक अलग तैयारी होती है, पिछले साल की तैयारी कैरी फॉरवर्ड नहीं होती, ध्यान रखिए। तभी तो कोई आदमी आईपीएस बन जाता है, फिर से आईएएस के लिए बैठ रहा है तो प्री फेल हो जाता है तो आईपीएस को तो प्री फेल नहीं होना चाहिए, क्योंकि आप तो इंटरव्यू भी निकाल ले गए और मार्क्स भी अच्छे थे आपके, फिर प्री फेल क्यों कर गए? बहुत सारे बच्चे कर जाते, क्योंकि वो एक नई एग्जाम है। पिछले साल जिस तरीके से आप एग्जाम ओरिएंटेड क्वेश्चंस पकड़ रहे थे, दुनिया के बारे में सोच रहे थे, तमाम एजेंसियों के बारे में सोच रहे थे, इवेंट्स के बारे में सोच रहे थे, इस साल आपने सोचा है कि नहीं? और इस साल नहीं सोचा तो आप बाहर हो जाओगे। हम पिछले 26-27 साल से हर साल एक नए तरीके से सोचते हैं और हर साल अपने आप को तैयार करते हैं एग्जाम के लिए। आपके साथ मैं भी एग्जाम देता हूं एक तरह से, क्योंकि मैं उस तरह से सोचता हूं, तब आपसे बात कर पाता हूं, कनेक्ट कर पाता हूं। मेरे बेटे को सिविल सर्विसेज की तैयारी इस बार दूसरा साल चल रहा है और जब वो नहीं था दुनिया में, यानी कि वो पैदा नहीं हुआ था, तब से मैं पढ़ रहा हूं। पर मुझे नया लगता है, हर साल नया लगता है और हर साल मैं तैयारी करता हूं जीरो मानकर। इसलिए आप 2 साल पुराने लेक्चर देखो, उनमें एक अलग फ्लो मिलेगा यूट्यूब पे। 3 साल पुराने वाले में दूसरा मिलेगा, अभी इस साल वाले में लगा है, इस साल के करंट अफेयर से जुड़ा हुआ, क्वेश्चंस बदल जाएंगे। अब यूपीएससी खेल जाता है कई बार, पुराने जो माइलस्टोन होते हैं उनको ज्यादा पूछ लेते हैं,
ठीक है, जैसे मैंने बताया कि किताब सत्यार्थ प्रकाश और दास कैपिटल, तो ठीक है कि पर वो होगा ये, पिछली बार दास कैपिटल पूछे तो इस बार सत्यार्थ प्रकाश पूछ लेगा, लेवल वही रहेगा, रेंज वही रहेगी। फिर चीज जाएगी कुछ ऐसे यूनिवर्सल टाइप की, तो फिर वो टैगोर पे आ जाएगा, गांधी पे आ जाएगा। इसलिए टैगोर, गांधी, राजा राम मोहन राय, ये बिल्कुल एक अलग अलग प्रकार के पर्सनालिटीज है। बाकी सब लोकल है, उनका लोकल इन्फ्लुएंस है। आपका लोकल इन्फ्लुएंस नहीं होना चाहिए, शॉर्ट टर्म नहीं होना चाहिए। आप शॉर्ट टर्म नहीं हो सकते, आप लोकल नहीं हो सकते। तो ऐसे लोगों को सबको बाहर कर दो, ऐसी घटनाओं को सबको बाहर कर दो जो काफी लोकल है। इसलिए गांधी से जुड़े हुए जितने क्षेत्र हैं, जितनी चीजें हैं, वो यूनिवर्सल हो जाती है। चाहे वो टॉलस्टॉय हो, फिनिक्स हो, चाहे वर्धा का आश्रम हो, चाहे साबरमती आश्रम हो, चाहे चोरी चोरा हो, वो जग प्रसिद्ध हो जाता है, यूनिवर्सल टाइप हो जाता है। और कोई बहुत बड़ा आदमी है और उसका जीवन वहीं पे बीता है, पूरा जीवन वहीं पे बीता है, उसके बावजूद वो स्थान चोरी चोरा के बराबर भी नहीं होता। जहां घटना हुई और गांधी ने असहयोग आंदोलन वापस ले लिया, वो गांधी से जुड़ गया ना स्थान, इसलिए वो उस आदमी की पूरी जिंदगी बीत गई जिस जगह पर, वो प्रश्न नहीं आएगा, लेकिन उस जगह का प्रश्न आ जाएगा क्योंकि वो गांधी से जुड़ा हुआ था। आया समझ? तो यूनिवर्सल चीजें पकड़ने की कोशिश करो, शॉर्ट टर्म और छोटी लोकल इन्फ्लुएंस वाली नहीं, यूनिवर्सल इन्फ्लुएंस वाली, जिसका व्यापक प्रभाव पड़ा हो। हिरोशिमा नागासाकी युद्ध तो बहुत सारे हुए, लेकिन हिरोशिमा नागासाकी ने निशस्त्रीकरण को प्रेरित किया, डिसआर्मामेंट को। दुनिया भर में परमाणु बम खत्म होने चाहिए, युद्ध नहीं होना चाहिए, परमाणु युद्ध नहीं होना चाहिए। इस बात को बल दिया, इसलिए हिरोशिमा नागासाकी बहुत इंपॉर्टेंट है। आप कहोगे इतने युद्ध हुए तो क्या हम उनको रट लें? नहीं, आप हिरोशिमा नागासाकी रट। जिसने युद्ध को रोका वो इंपॉर्टेंट चीज है, इसलिए गांधी इंपॉर्टेंट है क्योंकि वो अहिंसा है। हिरोशिमा नागासाकी आपको गांधी और अहिंसा के नजदीक ले जाता हुआ दिखेगा। इसलिए बुद्ध और महावीर के प्रश्न बहुत ज्यादा आते हैं। वैष्णव संप्रदाय का क्यों नहीं आता है, शाक्त संप्रदाय का, शिव जी और महादेव तो बहुत हिंदू धर्म में बहुत पूज्य है। तो शिव पुराण, मत्स्य पुराण, कितने पुराण हैं, कितने ग्रंथ हैं, कितने संप्रदाय हैं, कितने देवी देवता हैं, कितने श्लोक हैं, मंत्र हैं, प्रश्न क्यों नहीं आते? पंचशील किसका? त्रिरत्न क्या होते हैं? पंच महाव्रत क्या होते हैं? सत्य, अहिंसा, अस्तेय, ब्रह्मचर्य, वो अलग बोलते हैं ना, परिग्रह। पंच महाव्रत, तो महावीर के पंच महाव्रत बहुत भारी पड़ते हैं, बहुत भारी पड़ते हैं। सारे शास्त्रार्थ कुर्बान है उसके सामने। सारे जितने शास्त्र हैं उन सबको केवल उन पंच महाव्रत के सामने अष्टांगिक मार्ग, बुद्ध का अष्टांगिक मार्ग बहुत भारी पड़ता है। यूपीएससी उनके प्रश्न पूछता। यूनिवर्सल चीजें, बाकी चीजें इन्फ्लुएंस लोकल है, हिंदू से जुड़ा हुआ है, इंडिया से जुड़ा हुआ है, बुद्ध का दुनिया से जुड़ा हुआ है। बुद्ध का ज्ञान दुनिया के लिए, कोई हिंदू मुसलमान के लिए नहीं है, यूनिवर्सल है, इंसान मात्र के लिए है। बाकी क्रियाकर्म है, कर्मकांड है, लोकलाइजेशन है, उसमें स्थानीयता की छवि आती है। इसलिए दूसरे भगवानों में राम बड़े डिफरेंट हो जाते हैं, और कृष्ण और राम ही सबसे ज्यादा यूनिवर्सल दिखाई देते। परशुराम भी अवतार हुए हैं लेकिन वो यूनिवर्सल नहीं होते, और भी अवतार है, लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट अवतार कौन से हो जाते हैं? राम और कृष्ण, क्योंकि वो यूनिवर्सलिटी को वो छूते हैं।
बहुत सारी चीजों को एसिमिलेट करते हैं, अपने अंदर धारण कर लेते हैं, स्वांगीकरण हो जाता है। और इसीलिए वो लोक ग्रंथ बन जाते हैं। रामायण और महाभारत लोक ग्रंथ बन जाते हैं, पब्लिक के ग्रंथ हैं, विशिष्ट लोगों के ग्रंथ नहीं है। विशिष्ट लोगों के नहीं है कि विशेष लोग ही इन ग्रंथों को पढ़ेंगे, आम जनता के ग्रंथ हैं। मंचन होता है रामलीला के माध्यम से, रासलीला के माध्यम से मंचन होता है हर भाषा में, साउथ में भी, नॉर्थ ईस्ट में भी, सब जगह मंचन होता है, मंच पे चला जाता है, कला का स्वरूप आ जाता है। नाटक लिखे जाते हैं, गीत लिखे जाते हैं, कविताएं लिखी जाती हैं, कहानियां बन जाती है, किंवदंतियां बन जाती है, लोकोक्तियां बन जाती है, कहावतों और मुहावरों में आ जाता है, आम जनता की भाषा में आ जाता है। वो यूनिवर्सलाइजेशन है। तो यूनिवर्सलाइजेशन वाली चीजों को पकड़ो, त्योहारों में भी यूनिवर्सलाइजेशन वाली चीजों को पकड़ो, परंपराओं में भी यूनिवर्सलाइजेशन को पकड़ो। तो इसलिए विवाह से संबंधित प्रश्न बनते हैं, बहुविवाह किन किन जनजातियों में होता है, ये वाला विवाह कहाँ होता है, 8 प्रकार के विवाह बताए गए हैं। ये तो विवाह एक ऐसी परंपरा है जो यूनिवर्सल परंपरा है। आप कहोगे नहीं हमारे क्षेत्र में, हमारे गांव में या हमारे घर में एक परंपरा है, तो तुम्हारे यहाँ इसलिए परीक्षा का प्रश्न नहीं बनेगी, सब जगह जो है वो बनेगी। प्रकृति पूजा पूरी दुनिया में है, तो पूरी दुनिया की जनजातियां करते हुए प्रकृति को मानती है, इसलिए वहां प्रश्न बनेगा। तो यूनिवर्सल चीजें ज्यादा इन्फ्लुएंस, जिसको ज्यादा एरिया को प्रभावित करने वाली चीज, ठीक है, ये है। तो अब मुझे लगता है सिलेबस आपको डील करना आ रहा होगा। विकिपीडिया ज्यादा काम का हो गया, आपको लग रहा होगा किताबों से ज्यादा क्या काम की चीज है विकिपीडिया। मतलब इस एग्जाम के सॉफ्टवेयर को समझाना बड़ा मुश्किल काम है, अंडरस्टैंडिंग, लेकिन मैं कोशिश कर रहा हूं कि आप तक पहुंचाऊं बात को। बहुत मुश्किल काम है। आप ही को यही चीजें एक्सप्लेन करने के लिए कहा जाए कि आप री एक्सप्लेन करके बताओ, तो आपको चक्कर में पड़ जाओगे कि इसको कैसे करेंगे एक्सप्लेन, क्योंकि तो वो गूंगे का गुड़ जैसा है ना, मुझे स्वाद आ गया, अब वो गूंगा बताए कैसे कि हूं कर सकते हैं, बस बता नहीं सकते। बड़ा विचित्र काम, ठीक है। इसलिए भक्ति संतों में जाओगे तो कबीर सबसे ज्यादा क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, बीजक कबीर के, बाकी सब स्पेसिफिक हो जाते हैं। इसलिए मैंने बताया था ना, एंगेला मर्केल स्पेसिफिक नहीं होती थी, एलोफ शोल्ज जो है वो स्पेसिफिक हो गए। तो एंगेला मर्केल आज भी याद की जाती है क्योंकि वो जर्मन कैरेक्टर था। अभी जो जर्मन चांसलर है वो जर्मन कैरेक्टर नहीं है, वो जर्मनी की संस्कृति को वो एक तरह से एक्सिबिट नहीं करते, जर्मन के कल्चर को एक्सिबिट नहीं करते। वो जर्मन चांसलर अलग है और जर्मन अलग है। सो एसिमिलेशन की भावना उसमें नहीं है। इसलिए ट्रंप और बाइडेन में यही अंतर है, बाइडेन अमेरिका और ट्रंप ट्रंप है, अमेरिका अलग चीज है, ठीक है। तो वो अंतर है। इसलिए वो बाइडेन जो है, बाइडेन जो सोचता है और बाइडेन का जो स्टाइल है वो अमेरिकन स्टाइल है, ठीक है। इसलिए राम जो सोचते थे, राम जो थे वो रघुकुल है, भरत रघुकुल नहीं है, लक्ष्मण रघुकुल नहीं है, क्योंकि लक्ष्मण कई जगह हाइपर होते हुए दिखते हैं, शॉर्ट टेम्पर्ड है, और कई बार ऐसे डिसीजन मेकिंग करते हैं कि जो बिल्कुल ही उनके कुल को शोभा नहीं देता। लेकिन पूरी तरह से मर्यादा में शानदार डिसीजन जो है, बिना किसी मतलब आरोप के अगर आप देखोगे तो राम के डिसीजन लगेंगे। तो रघुकुल अगर आपको बोलना है, तो जैसे मैं बोल रहा हूं कि बाइडेन अमेरिका है, ट्रंप अमेरिका नहीं है, ठीक है, ऐसे ही राम रघुकुल है, लक्ष्मण रघुकुल नहीं। आप कहोगे वो तो एक ही के बेटे हैं, नहीं, बात वो नहीं है। बेटे तो एक ही माँ के हैं या एक ही पिता के हैं, वो बात अलग है, अलग माँ पर एक पिता हो सकता है, कुल भी वही होगा, नहीं, कुल वाली बात नहीं। कुल की जो मर्यादा है
उस मर्यादा को रखने के लिए कौन प्रतिबद्ध है? मर्यादा का पोषण कौन करता है? तो एंगेला मर्केल जर्मन कल्चर है, एलोफ शोल वो नहीं है, शोल जो है वो नहीं है, अभी के चांसलर जो है वो नहीं है। इसलिए एंगेला मर्केल का जर्मनी के चांसलर के तौर पे जाना मतलब ऐसा लगता है जैसे किसी की मां मर गई हो और अब उसको दुनिया में रहना है। तो जर्मन को वैसा महसूस हुआ, जर्मनी को। ठीक है, ये चीज होती है। तो ये संस्कार होते हैं, हर देश के अपने संस्कार होते हैं और वो एक संस्कारों को लेके चलता है। तो इसलिए मैंने बताया था कि मार्क्स एक संस्कार है, कार्ल मार्क्स एक संस्कार है, दूसरे राइटर है वो संस्कार नहीं है। इसी तरह से विज्ञान में जाओगे तो डार्विन एक संस्कार है। डार्विन ने जो किया, मेंडल ने जो किया, वो दूसरे लोग नहीं कर सकते। दूसरे लोगों को आप उनके सामने खड़ा नहीं कर सकते, जबकि उनके पास संसाधन थे, डार्विन के पास नहीं थे, मेंडल के पास नहीं थे, लेकिन उसके बावजूद भी वो बहुत आगे थे, क्योंकि उनकी जो देन है विज्ञान को, जीव विज्ञान को, बायोलॉजी को जो देन है उनकी, वो बिल्कुल अलग है। इसलिए जो सॉफ्टवेयर इस देश का नेहरू ने फिट किया है, नेहरू जिस सॉफ्टवेयर को यहाँ इंस्टॉल करके गए हैं इंडिया में, वो आप कोई दूसरा रिपेयर नहीं कर सकता उसको। तो नेहरूवियन सॉफ्टवेयर जो है वो इंडिया है, इंडियन नेचर है, इंडियन कल्चर है समझ। खोल के करना पड़ेगा इसको, पहले पूरा निकाल लो उसको बाहर, पूरा निकाल लो, हो गया। तो ये है, तो ऐसे पकड़ो आप चीजों को, इसलिए वो आप कर नहीं पाओगे, उसमें बदलाव नहीं कर सकते। ठीक वही भक्ति वाला आप बोल रहे थे, कबीर जो पैदा करते हैं भाव, वो दूसरे संत नहीं कर पाएंगे, दूसरा कोई भी नहीं कर पाएगा। भक्ति के मामले में, भक्ति मार्ग में मीराबाई जो करती है वो कोई दूसरा नहीं कर सकता, क्योंकि वो पराकाष्ठा है, एकदम ऊपर है। ठीक है, और प्रवज्जा के मामले में और दुनिया भर को हिंदुत्व को फैलाने के मामले में, या वेदांत, हिंदुत्व के बजाय मैं वेदांत शब्द यूज करूंगा, वेदांत को फैलाने के मामले में जो विवेकानंद ने किया वो किसी दूसरे ने नहीं किया। तो भारतीयता की कसौटी है ना, बहुत कम लोग हैं, बहुत कम लोग। विवेकानंद हो जाएंगे, महात्मा गांधी हो जाएंगे, कबीर हो जाएंगे, राजा राम मोहन राय हो जाएंगे, गांधी हो जाएंगे, नेहरू हो जाएंगे। ये इंडियननेस है, ये इंडियननेस है, भारतीयता। ठीक है, तो और चूंकि जब हम कॉन्स्टिट्यूशन और कानून की बात करते हैं तो अम्बेडकर आ जाते हैं। उनको भारतीयता के आधार पर याद नहीं किया जाएगा, उनको भी कानून के आधार पर याद किया जाएगा, क्योंकि उन्होंने दलितों का साथ दिया तो समग्रता में नहीं, महिलाओं और दलितों की बात की, कमजोर और उपेक्षित लोग थे उनकी बात की। तो कानूनन मदद करना चाहते थे, भावनाओं से नहीं करना चाहते थे, वो आश्वासन नहीं चाहते थे। अंबेडकर ने आश्वासन नहीं चाहा कि आश्वासन दे दो, आप कह दो कि आप अपने छोटे भाइयों के साथ अच्छा व्यवहार करोगे, हम खुश हो जाएंगे। नहीं, इस प्रकार का नहीं। वो लिख के गए कि नहीं ऐसा नहीं करोगे तो यूं होगा, ऐसा सॉलिड है बिल्कुल, मतलब ये करना ही होगा, ये यूं होगा, ऐसे होगा, बस बात खत्म। उसमें कोई किंतु परंतु नहीं है। तो उनको पता था कि ये ऐसे होता नहीं है और ये ऐसे होता है वो बहुत क्लियर था उनका विषय। तो ये बिल्कुल अलग है वो कानून के मामले। यहाँ कानून की सुप्रीमेसी हो गई, लीगलिटी, उसको लीगलिटी देखे गए। इसलिए उनका कोई तोड़ आप निकाल ही नहीं सकते इंडिया में, क्योंकि दूसरा कोई भी व्यक्ति उस तरह से बात नहीं करता। दूसरा व्यक्ति अपेक्षा जगाता है, दूसरा व्यक्ति निवेदन करता है, दूसरा व्यक्ति माहौल बनाता है कि ऐसा हो जाएगा। वो बोलेगा नहीं, ऐसा हो ही नहीं पाएगा। पुरुष है तो महिलाओं का शोषण करेगा, तो महिलाओं को ये अधिकार दे रहे हैं। उच्च वर्ग का है तो ये दलित वर्गों के साथ, निम्न वर्ग के साथ ऐसा करेगा, इसलिए हम निम्न वर्गों को अधिकार दे रहे हैं। छोटे बच्चे हैं तो लोग उनको अपनी कमाई में लगा लेंगे और अपने उपयोग के लिए वस्तु कर मानेंगे,
तो हम तो उसको मौलिक अधिकारों में दे रहे हैं। हम किसी के भरोसे नहीं छोड़ के जा रहे, कमजोरों को, दलितों को, महिलाओं को, उपेक्षितों को, किसी के भरोसे नहीं छोड़ते, किसी की कृपा पे नहीं। और तुम कृपा करने वाले होते कौन हो, वो उस पर भी सवाल उठा देते हैं। मनुष्य स्वतंत्र पैदा हुआ है, वो नागरिक है, और नागरिक होने के कारण उसके अधिकार हैं, और ये जन्मजात है, इसमें तुमको कुछ करना ही नहीं। तुम ये भी नहीं बोल सकते कि हम इनको दे रहे हैं, ये उसके हैं, तुम दे नहीं रहे। वो वाला भाव पैदा करता है, तो ये तो बहुत खतरनाक है। आप कहोगे नहीं दूसरे और भी आए हैं, उन सब में देने का भाव है, दया का भाव। उनको लगता है कि हमारे यहाँ पे था 1 किलो, तो हमने 250 ग्राम दे दिया, तो अब इधर 750 ग्राम रह गया। अम्बेडकर के उसमें ये भाव ही नहीं, तुम्हारे पास कुछ भी नहीं है, इसके पास भी कुछ भी नहीं है, तो इसके पास जितना है उतना ही तुम्हारे पास नहीं है, तो दोनों के पास नहीं है, तो ये किसी से ले नहीं रहा, तुम्हारे इधर कम होने का सवाल ही नहीं उठता, ये इसका है। बात समझ में आई ना? ये तो बहुत खतरनाक चीज होगी, मतलब ये तो कट्टरता हो गई ना, तो कानूनी कट्टरता। अब ये किसी दूसरे में हो तो बताओ, वेदांत के प्रति कट्टरता शंकराचार्य और विवेकानंद की किसी दूसरे में हो तो बताओ। ठीक वैसे ही आधुनिकीकरण करना है, मॉडर्नाइजेशन करना है, ऐसा नेहरू का जो जिद है, वैसे किसी दूसरे नेता में हो तो बताओ। ऐसे पूरे इंडिया को एक करके रखना है, कोई अलग होने की बात करेगा सर फोड़ देंगे। ये सरदार वल्लभ भाई पटेल से ज्यादा किसी में हो तो बताओ। तो नेताओं को ऐसे पढ़ा जाता है, उन सबकी कुछ न कुछ विशेषता है, और विशेषता के लिए वो जाने जाते हैं, और वो उसी विशेषता के लिए जाने जाते हैं, और जितने वो जाने जाते हैं वो किसी दूसरे का आप नाम तक नहीं ले सकते उसके सामने। अहिंसा के प्रति कट्टरता में आप गांधी के सामने किसी दूसरे को खड़ा नहीं कर सकते, क्योंकि उसकी जिंदगी का जो एंड हुआ, आखिरी दिन है, उसी में सिद्ध हो गया। वो राम राम बड़बड़ाए थे, नहीं तो बोल दे पकड़ो साले कुछ भी हो सकता था, उसके लिए श्राप हो सकता था, तुम्हारा नाश हो, तुम जो भी हो, हत्यारे तुम्हारा नाश हो। राम राम बोला तो वो भी बोल सकता था। वो जितना प्रूव करता है ना, जितनी शिद्दत से प्रूव करता है गांधी, कोई दूसरा कर ही नहीं सकता, किसी कीमत पे नहीं कर सकता। उसके लिए उस स्टाइल से मरना पड़ेगा, पूरी जिंदगी जीनी पड़ेगी, और फिर लास्ट में उसी तरीके से मरना पड़ेगा। वो बहुत मुश्किल है, और तमाम लोगों के नाराज रहते हुए भी जिद पे अड़ा रहना पड़ेगा, वो भी बहुत मुश्किल है। तो गांधी होना इतना आसान नहीं है, पटेल होना इतना आसान नहीं है, विवेकानंद होना आसान नहीं है। तो सब अपने आप में यूनिक है। परीक्षा में इस साल प्रश्न देखना, आपको इन्हीं में से कुछ मिलेगा जो बिल्कुल यूनिक है। कॉमन चीजें नहीं पूछी जाती, जो बहुत सारों में मैच करती है, या कंफ्यूजन है। ये भी तो थे, ये भी तो ऐसे ही थे, नहीं इनका भी था तो सही। ये ऐसा नहीं होता, यूनिकनेस होती है, ऑल्टरनेट नहीं होता उसका। ठीक है, अब क्लियर हो गया होगा। मार्केट में जो चलता है, टीवी पे जो आता है, व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी पे जो आता है, सब क्लियर हुआ कि नहीं? ये आप ऑल्टरनेट हो तो बताओ। वो लेवल नहीं है, वो ला ही नहीं सकते आप, कैसे लाओगे? वो नहीं आएगा। इसलिए जो राजा राम मोहन राय करते हैं, उसके बाद तो लाइन लग गई, ये समाज, वो समाज, फलाना समाज, आदि समाज, नया समाज, पुराना समाज, कितना हो गया। लेकिन ब्रह्म समाज की जो बात थी, वो आप दूसरे के साथ कंपेयर नहीं कर सकते, बिल्कुल ही नहीं कर सकते। कि वो जो चेतना जगाता है और वो जो क्रांतिकारी परिवर्तन करता है, वो दूसरे रूपांतरण उसके वो कर ही नहीं पाते। इसलिए ज्योतिबा फूले और उनकी पत्नी सावित्रीबाई फूले जो आग लगाती है स्त्री शिक्षा की, और वो उस समय पाखंड और आडंबर के विरोध का, वो कोई दूसरा नहीं कर पाता। ठीक है ना? ये चीजें मुझे लगता है कि ये सबसे इंपॉर्टेंट हिस्से हैं, जिनको जाके रिवाइज करो, परीक्षा आपके हाथ में हो जाएगी। ये है एग्जाम की डिमांड।
सिलेबस नहीं है ये एग्जाम के डिमांड। सिलेबस में तो फिर आप हर चीज पढ़ोगे कि नहीं, हम ब्रिटिश इंडिया एसोसिएशन भी पढ़ रहे हैं, हम कांग्रेस की स्थापना भी पढ़ रहे हैं, नहीं वो नहीं, उसकी बात नहीं हो रही है। बिल्कुल अलग चीज, ठीक है। ऐसे ही ज्योग्राफी में जो रिसोर्सेज हैं, जो इकोनॉमी से जुड़े हुए चीजें हैं, इकोनॉमिक ज्योग्राफी, खास करके इकोनॉमिक ज्योग्राफी और ह्यूमन ज्योग्राफी। फिजिकल ज्योग्राफी के क्वेश्चंस आपको बेहतर एडमिनिस्ट्रेटर नहीं बनाते। चट्टानों के प्रकार बताइए, ये एडमिनिस्ट्रेशन में उतना उपयोगी नहीं होता, उस तरह से नहीं होता। चट्टानों के प्रकार वगैरह, आग्नेय चट्टानें, कायांतरित चट्टानें, ये शेल वो शेल, या ये नदियां इसलिए जुड़ी होती है क्योंकि वो इकोनॉमी है। लाइफ लाइन कही जाती है, कई बार हम बोलते हैं भारत की लाइफ लाइन है या दक्षिण भारत की लाइफ लाइन, इसलिए नदियों के प्रश्न बहुत ज्यादा होता है। परियोजनाएं होती हैं उनसे जुड़े, इसलिए खनिज वाले प्रश्न होंगे, उद्योगों वाले होंगे, ट्रांसपोर्ट के क्वेश्चंस होंगे, सबसे ज्यादा आबादी वाले शहर, जनसंख्या वाले शहर, उस तरह के प्रश्न होंगे। तो ज्योग्राफी भी बिल्कुल एक डिफरेंट ज्योग्राफी होती है सिविल सर्विसेज की। सिलेबस के हिसाब से बोलोगे सर फिजिकल ज्योग्राफी में इन दिनों मैं कंप्लीट कर रहा हूँ, गोचेंग लियोंग पढ़ लिया, फलाना ये कर लिया। आजकल मैं वो सविंद्र सिंह का भी वो बहुत मोटा जो 400 पेज का 250 पेज पढ़ लिया हूँ। हमने कहा 250 पेज पढ़ लिया, उससे पहले पूछ लेता भाई, तो मैं बोलता जनजातियां पढ़ी कि नहीं विश्व की, शायद वो ज्यादा प्रश्न काम आएगा। तो उसके 250 के बजाय 50 पेज हम बताते, अगर वो रट लेते तो परीक्षा में 7-8 प्रश्न आ जाते। तो ये परीक्षा देखा जाए ना, अगर इसकी स्टाइल अगर किसी को समझ में आ जाए तो ये उंगलियों पे गिनने वाली और खेल खेल में तैयारी वाली परीक्षा। बस ये कि उसका सॉफ्टवेयर समझ में आ जाए कि इसका इंपॉर्टेंस कैसा है। तो मैंने जानबूझ के जनरल करने की बात की, ठीक किया, समझ में आया आज का? हाँ, तो कुछ फायदा होगा आपको, करो। चलिए शांति पाठ। ओम द्यौ शांति।